पोस्टपार्टम डिप्रेशन। पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है जो आपको डिलीवरी के बाद, उसका जो फेज होता है वो 9 मंथ्स का होता है। कैसे बच्चों में अच्छी हैबिट्स कल्टीवेट कर, कुछ ऐसे हैबिट्स जो हम लोग बच्चों में कल्टीवेट कर सकते हैं। आपको कुछ भी फोर्सफुली नहीं करना है, जस्ट बिकॉज यू आर रेजोनेटिंग विद दीज थिंग्स, तो आप वो बच्चों को कर पा रहे हैं। कोई बेस्ट योगा एक्सरसाइजेज हैं वुमेन के लिए? तो जो लोग वो वाली रील्स देखते हैं ना, बेस्ट 5 पोजेस फॉर विमेन हेल्थ, तो मैं आपको बता देती हूँ वो एक मिथ है। आजकल लोग खड़े होके ही पानी पीते हैं। मैंने सुना है कि खड़े होके पानी नहीं पीना चाहिए, जो है नहीं, साइंटिफिकली ऐसा कुछ नहीं है कि खड़े होके पानी नहीं, वो जो आपने सुना होगा कि घुटनों में पानी चला जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मेल्स का फर्टिलिटी स्पर्म काउंट अगर कम है या फिर वुमेन थोड़ा कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आई थिंक उन्हें कुछ दवाइयाँ देते हैं। तो वो बेसिकली हार्मोन्स देते हैं। अच्छा, ठीक है। तो अगर आप IVF में जाते हो तो IVF में भी क्या होता है कि आपकी बॉडी को रेडी किया जाता है। अब उस टाइम पे आई वॉज नॉट हैविंग दिस अवेयरनेस। मेंस के बारे में बात करते हैं तो ये होता है कि हमें बस मसल्स ही बनाना है, कोई भी उनके मेंटल हेल्थ के बारे में थोड़ा कम बात करता है। तो क्या योगा कैन डू अ लॉट फॉर द मेन? यस, डेफिनेटली। योगा इज नॉट जेंडर बायस्ड। पहली चीज़ तो ये भी एक मिथ है कि योगा इज ओनली फॉर विमेन, बट ऐसा नहीं है। योगा इज़ फॉर एवरीवन, कोई भी योगा कर सकता है। और जो आपने मेंटल हेल्थ की बात की ना, वो भी इट्स कमिंग फ्रॉम वे बिफोर, क्योंकि बचपन से ही लड़के को ये बोला जाता है ना कि आप रो नहीं सकते। Thank you very much, ma'am, for joining the podcast. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर टुडे एंड इट्स माय प्लेजर। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, आप गर्मी बताइए। गर्मी बहुत बढ़ गई है बाहर। टेम्परेचर चेंज, क्लाइमेट चेंज। बहुत कम लोग बात करते हैं लेकिन इसके बारे में। ऑल्दो हम लोग आज थोड़ा डिफरेंट टॉपिक में बात करेंगे। डेफिनेटली। आप एक प्रोफेशनल योगा टीचर हैं एंड स्पिरिचुअल हीलर भी, लेकिन सबसे ज़्यादा आपने जिस टॉपिक में बात किया है वो है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। तो ये क्या होता है? डिप्रेशन इज़ रियल, सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहती हूँ सबको। और इसके बारे में ना बात ही नहीं करते हैं लोग। उसका रीज़न ये है कि हमें ये लगता है कि लोग नहीं समझेंगे हमें, क्योंकि जब मैं डिप्रेशन में थी तो मुझे भी ये लगता था कि नोबडी इज़ अंडरस्टैंडिंग मी, कोई मुझे नहीं समझ रहा है व्हाट आई एम गोइंग थ्रू। बट जब मैंने इससे हील किया तो मुझे ये समझ में आया कि प्रॉब्लम ये है कि लोग इसके बारे में बात इसलिए नहीं करते हैं बिकॉज लोगों को पता ही नहीं है कि ये होता क्या है और इसमें बात करनी कैसे होती है। दो अवेयरनेस आ रही है अब, लेकिन स्टिल देर इज सो मच विच वी नीड टू लर्न, विच पीपल नीड टू लर्न अबाउट डिप्रेशन, कि डिप्रेशन होता क्या है एंड इसमें आप किसी को हेल्प कैसे कर सकते हो। सो डिप्रेशन बेसिकली होता है कि जिसमें आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अगर मैं आपको एक लाइन में समझाऊं तो डिप्रेशन इज दिस: एंग्जाइटी होता है जिसमें यू आर कंसर्न्ड अबाउट ईच एंड एवरीथिंग, जिसमें आप सबके बारे में टेंशन लेते हो, सब चीज़ों के बारे में, इरिस्पेक्टिव कोई छोटी से छोटी चीज़ है आपके अराउंड में, अगर आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, सोच रहे हो, एंड यू आर कंसर्न्ड अबाउट ईच एंड एवरीथिंग, दैट इज एंग्जाइटी। डिप्रेशन इज कि जिसमें यू आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट एनीथिंग, इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर इज हैपनिंग अराउंड यू। कुछ नहीं मन करता। कुछ नहीं मन करता। ठीक है। सिम्टम्स उसके डिफरेंट हो सकते हैं डिफरेंट पीपल के अकॉर्डिंग, बट मोटा मोटा इफ आई टॉक इन सिंगल लाइन तो डिप्रेशन ये होता है। सो उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि आई एम इनटू डिप्रेशन, क्योंकि मेरे लिए भी वो चीज़ नहीं थी। एंड पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है जो आपको डिलीवरी के बाद होता है, इसलिए उसका नाम है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। उसका जो फेज होता है वो 9 मंथ्स का होता है, क्योंकि जो पोस्टपार्टम का फेज होता है वो 9 मंथ्स का होता है। अगर उसके बाद भी वो डिप्रेशन चलता है तो वो आपका टर्न हो सकता है क्लिनिकल डिप्रेशन में, या देर आर अदर टर्म्स ऑल्सो डिप्रेशन के, बट आप पोस्टपार्टम डिप्रेशन में नहीं रहते हो, देन यू टर्न इनटू अ नॉर्मल डिप्रेशन। ठीक है। सो ऐसा होता है बेसिकली। सो दिस इज डिप्रेशन। अगर आप ओवरव्यू में बात करेंगे तो ये डिप्रेशन होता है। एंड द पोस्टपार्टम, हाउ यू डेल्ट विद इट? तो जैसा मैंने आपको बताया कि उस टाइम में मुझे पता ही नहीं था कि आई एम इनटू डिप्रेशन, बट मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था, मुझे अपने बच्चे ही नहीं अच्छे लगते थे। अच्छा। एंड मतलब मुझे कुछ मन नहीं करता था, दे वर जस्ट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मी जो मुझे फुलफिल करनी थी। मेरे आसपास सब लोग खुश होते थे बट मुझे कोई खुशी नहीं होती थी, और मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं करूँ क्या बेसिकली। सो मेरी जो स्टार्टिंग हुई डिप्रेशन हील होने की,
और उस टाइम पे मुझे पता नहीं था कि आई एम इनटू डिप्रेशन, बट जस्ट मुझे अच्छा नहीं लगता था, बट वो हील हुई फिजिकल मूवमेंट से। ओके। सो 2018 में मेरे को डिप्रेशन हुआ बिकॉज तभी मैंने बेबीज अपने डिलीवर किए थे। 2019 में आई स्टार्टेड मूविंग माई बॉडी फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई 32 ईयर्स। ओके। उससे पहले आई वॉज नॉट इन टू एनीथिंग लाइक मैंने कभी कोई वर्कआउट नहीं किया था, कभी योगा नहीं किया था, कुछ नहीं किया था। सो फर्स्ट टाइम इन द 32 years 33 years I started moving my body, and the moment I started moving my body something started changing in me। और तब मुझे बहुत अवेयरनेस नहीं थी इसके बारे में, बट मुझे ये पता था कि मुझे अब अच्छा लगना स्टार्ट हो गया है। और तब तक भी मुझे ये नहीं पता था कि मैं डिप्रेशन में हूँ, जब तक मैंने पूरी तरह से हील नहीं कर लिया था। सो अगर मैं आपको ये बोलूँ कि हाउ आई डेल्ट विद इट, सो योगा एंटर्ड माई लाइफ बेसिकली। आई डिडंट चूज योगा, योगा चूज मी। सो योगा जब मेरी लाइफ में आया और मैंने मूवमेंट स्टार्ट की बॉडी की, वहाँ से मेरी हीलिंग जर्नी स्टार्ट हुई। So ये postpartum depression, this is common after delivery, whether it's natural or IVF, I can say. नो इट डजेंट मैटर कि आपकी नेचुरल प्रेगनेंसी है या IVF प्रेगनेंसी है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है, और ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा But I कॉमन है। think लोग especially वर्ड ही नहीं Indian- सुने होते हैं ये। सुने नहीं होते, एंड प्लस जैसे बताया जाता है, आप किसी को भी बोलोगे कि अभी मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, तो नॉर्मली आपको ये बोलते हैं कि इट्स ओके, ये होता है क्योंकि अभी अभी तुमने डिलीवर किया है, थिंग्स आर चेंजिंग, आपकी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। अब इंडिया में अगर आप बात करोगे, स्टिल लाइक देयर आर लाइक मोर वुमेन्स नाउ हु आर वर्किंग, ठीक है। आप डिलीवरी से पहले यू आर वर्किंग और आप मैटरनिटी लीव पे चले जाते हो, ठीक है। यू आर नॉट लुकिंग व्हाट यू यूज्ड टू लुक, दैट इज वन एस्पेक्ट। देन यू आर नॉट वर्किंग एनी मोर, यू आर ऑन योर मैटरनिटी लीव इफ़ यू आर वर्किंग। और अगर आप स्टे एट होम मॉम हो तो अगेन आपका आइडेंटिटी क्राइसिस होता है, बिकॉज आप अभी अर्न नहीं कर रहे हो, आप वर्क नहीं कर रहे हो, आप वैसे दिख नहीं रहे हो जैसा आप पहले दिखते थे, आप वो कपड़े नहीं पहन रहे हो जो आप पहले पहनते थे। प्लस एवरीवन इज जजिंग यू, जो लोग आते हैं कि वेदर यू आर ब्रेस्ट फीडिंग, और अगर आप फॉर्मूला मिल्क पिला रहे हो देन ऑल्सो दे आर जजिंग यू ईच एंड एवरी स्टेप पे। बच्चा जैसा भी हुआ है, अभी भी ऐसी बहुत सारे प्लेसेस हैं जहाँ पे मदर्स को जज किया जाता है कि ये बच्चा ऐसा हो गया है, आपका बच्चा हेल्दी नहीं है, ओवरवेट है या अंडर वेट है। सो इस तरह के जो कमेंट्स आते हैं, एंड देन व्हेन नोबडी इज सपोर्टिंग यू उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, इट्स वेरी वेरी कॉमन। लेकिन ज़्यादा लोग इसके बारे में बात नहीं करते हैं बिकॉज सबको लगता है कि इट्स कॉमन, मतलब ये सबके साथ होता है। I think can you tell our audience why we are talking about the postpartum depression here, and what's your story? Like why we are here talking about it? सो जैसा मैंने बताया कि 2018 में व्हेन आई डिलीवर माय किड्स, तो उसके बाद आई वाज नॉट फीलिंग माई सेल्फ। मुझे अच्छा ही नहीं लगता था कुछ भी, जैसा मैंने बताया, और मुझे पता नहीं था कि उस टाइम पे कि मुझे डिप्रेशन है, आई एम इनटू अ डिप्रेशन। बट मैं बस हमेशा ये बोलती थी कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, और बहुत ज़्यादा प्रेशर भी था उस टाइम पे, बिकॉज मैं किसी को बता भी नहीं सकती थी। अब मैं किसी को क्या बोलूँगी ना कि मुझे अपने बच्चे नहीं अच्छे लग रहे हैं, एंड That is shocking. एंड ये बहुत कॉमन है, क्योंकि जब मैंने अपनी स्टोरी शेयर करनी स्टार्ट की तो मुझे बहुत सारे मदर्स के मैसेजेस आए कि आई ऑल्सो डोंट फील कनेक्टेड टू माई किड्स। अच्छा। सो दिस इज़ नॉट समथिंग कि जो सिर्फ मेरे साथ हुआ। जब मेरी स्टोरी मैंने शेयर की तो मुझे इतनी ज़्यादा मदर्स के मैसेजेस आए कि हमें अपने बच्चे नहीं अच्छे लगते हैं। एंड कुछ मदर्स का तो ये हाल है कि बच्चे अब टीनेज हो चुके हैं, 13+ हो चुके हैं, एंड स्टिल दे आर नॉट लविंग देयर किड्स सिंस डे वन। Okay. दे आर जस्ट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देम। वो इसलिए बिकॉज मदर ही नहीं हील हो पाई है अभी तक अपने ट्रॉमा से, तो वो अपने बच्चों को कैसे पसंद करेगी। लेकिन आप किसी को ये बोल नहीं पा रहे हो जजमेंट के डर से कि लोग मुझे जज करेंगे। एंड सेम विद मी कि मुझे लगता था मैं अगर किसी को ये बोलूँगी कि मुझे अपने बच्चे अच्छे नहीं लग रहे हैं, या मैं उनसे प्यार नहीं कर पा रही हूँ, या मैं उनको ब्रेस्ट फीड नहीं कराना चाहती हूँ, तो पीपल विल जज मी। तो आई स्टेड साइलेंट, और वो जो साइलेंस है वो आपको अंदर ही अंदर इतना और ज़्यादा खाता रहता है। आई वॉज नॉट मूविंग फिजिकली एट दैट पॉइंट ऑफ अ टाइम, माई फिजिकल बॉडी वॉज एट इट लोएस्ट। मेंटल बॉडी जो है, मेरी मेंटल हेल्थ है, वो लोएस्ट पे थी। सब कुछ मतलब एवरीथिंग वॉज लोएस्ट, और मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि मुझे करना क्या है। 1 साल ऐसे ही निकल गया, पूरा 1 साल। 2018 में आई डिलीवर, 2019 में मैं
आई गॉट हॉस्पिटलाइज बिकॉज मुझे बहुत हाई फीवर हो गया था. ओके. एंड देन आई स्टार्टेड गेटिंग थिंग्स लाइक कि आप खुद को नहीं संभाल सकते हो, आप अपने बच्चों को कैसे संभालोगे. एंड उस टाइम पे भी लाइक आई वॉज नॉट मूविंग माई बॉडी, मैं कुछ नहीं कर रही थी. दैट डे लाइक आई क्राइड बकेट्स. मुझे बहुत रोना आया कि somebody said to me कि आप अपने आप को तो नहीं संभाल पा रहे हो, आप अपने बच्चों को कैसे संभालोगे. तो आई वॉज लाइक क्राइंग एंड मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूँ. एंड हाउ कुड समबडी सेड दिस टू मी कि मैं अपने बच्चों को नहीं संभाल पा रही हूँ. एंड देन वो शेम एंड गिल्ट ट्रिप आपका चलता ही रहता है न्यू मदर्स का, क्योंकि गिल्ट भी बहुत ज़्यादा होता है आपको. फिर माई मदर सेड कि यू हैव टू गेट अप ऑन योर फीट, आपको अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा. एंड आई वाज लाइक कि बट कैसे ना, मतलब मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, मैं एक्चुअली में अपने पैरों पे भी नहीं खड़ी हो पा रही हूँ. क्योंकि जब मुझे याद है जब मेरी डिलीवरी हुई थी तो मेरा सी सेक्शन था बिकॉज ट्विंस डिलीवरी थी. तो मुझे उस टाइम पे ऐसा फील हुआ था जब डिलीवरी के 2 दिन के बाद वो आपको चलाते हैं फर्स्ट टाइम जो आप वॉक करते हो, मुझे ऐसा लगा था कि मेरी बॉडी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है और मैं कभी भी अपनी लाइफ में वॉक ही नहीं कर पाऊंगी. तब तो मुझे ऐसा लगता था. फिर मेरी मम्मा ने मुझे बोला कि आप घर में पोछा लगाना स्टार्ट करो. एक्चुअली शी सेड दैट. तो मैंने पहले दिन पोछा लगाने के लिए मैं नीचे बैठी और मैं नीचे ही बैठ गई. आई रिमेम्बर मेरे से खड़ा ही नहीं हुआ गया, ऑब्वियसली क्योंकि मैंने कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं किया था इस पूरे 1 साल में. नॉर्मल जो आप इधर उधर घर में चलते हो दैट्स इट, बट मैंने कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं किया था. फिर धीरे धीरे मैंने कुछ दिन ऐसे मॉपिंग किया घर में. थोड़ा सा मुझे लगा कि हाँ समथिंग इज मूविंग इनसाइड माई बॉडी. जब आप अपनी बॉडी को इतने टाइम के बाद मूव करते हो तो आपको एक्चुअली में फील होता है कि समथिंग इज शिफ्टिंग इनसाइड यू. और जब मैंने वर्कआउट अपना करने स्टार्ट किए उसके बाद घर पे ही मैं करती थी, कोई फैंसी वर्कआउट नहीं था, नॉर्मल मतलब जो बेसिक वर्कआउट होता है दैट्स ठीक है. तो वो जब मैंने करना स्टार्ट किया तो आई एक्चुअली स्टार्टेड फीलिंग अ शिफ्ट इन माय बॉडी. फिर ऐसे धीरे धीरे करके बॉडी एंड मूड, बॉडी एंड माइंड लेटर ऑन. एक्चुअली तब आपको रियलाइज नहीं होता. तो जब आप फिजिकल इतना ज़्यादा जब आप ट्रॉमा में होते हो और जब आप अपनी बॉडी को फर्स्ट टाइम मूव करते हो तो आपको एक्चुअली फील होता है समथिंग इज मूविंग इनसाइड योर बॉडी. एंड माइन वाज अ IVF, सो लॉट्स ऑफ हार्मोनल चेंजेस वर आल्सो देयर. So I was feeling something is moving out of my body. So maybe that was a negative energy or whatever it was stored, my trauma and everything. So something started shifting in me. Then I started enjoying my workouts. फिर धीरे धीरे करके योगा मेरी लाइफ में आया. जब योगा आया तो बहुत चीज़ें चेंज होने लग गई. योगा से पहले जिम आया था क्या? जिम नहीं था, मतलब मैंने घर पे ही किया था. बट मैंने 2 डम्बल्स ऑर्डर किए थे. मैंने एक ऐप पे रजिस्टर किया था जिसमें बॉडी वेट वर्कआउट्स होते थे एंड डंबल से वर्कआउट होते थे सिंपल. तो मैंने उसको देख के 2 kg के 2 डंबल्स ऑर्डर किए थे और मैं घर पे ही उसको देख के करती थी और उसका वर्कआउट 20 मिनट्स का होता था. आई थिंक इट्स अ ग्रेट स्टेप. जो भी कोई अपना वर्कआउट या फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करना चाहते हैं कि आप एटलीस्ट 2 डंबल्स ऑर्डर कीजिए और 10 से 20 मिनट और बेसिक कीजिए. एंड उस टाइम पे न्यू मदर्स के लिए ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप 1 घंटा नहीं दे सकते हो उस टाइम पे. तो 20 मिनट्स का वो वर्कआउट होता था एंड वो बहुत होता था. वो 20 मिनट्स ना मेरे दिन के बेस्ट 20 मिनट्स होते थे. एंड मतलब आप मानोगे नहीं, चाहे मैं सुबह कर रही हूँ चाहे मैं शाम को कर रही हूँ, बट मैं वो करती ज़रूर थी रोज़. एंड आप ये मानो मैंने 6 महीना उस ऐप से वर्कआउट किया. 6 महीने तक मैंने रियलाइज़ भी नहीं किया कि उसमें योगा भी है. अच्छा. वो ऐप मैं रोज खोलती थी वर्कआउट करने के लिए, बट मैंने रियलाइज भी नहीं किया कि उसमें योगा भी है. 6 महीने के बाद एक दिन मैंने देखा कि यार इसके अंदर योगा है. तो समथिंग क्लिक्ड. फिर मुझे लगा कि ट्राई करते हैं क्योंकि वो भी मेरे सब्सक्रिप्शन में था. तो आई थॉट कि चलो आज कुछ नया हो जाएगा. दैट वाज द स्टार्टिंग डे. तो फिर मैंने योगा करना स्टार्ट किया. तो स्टार्टिंग में कैसे रहता था, जब तक मैंने योगा रियलाइज नहीं किया था कि उसमें है, तो मैं 6 दिन स्ट्रेंथ ट्रेन करती थी जो उसमें था. ठीक है. फिर मैंने 4 दिन स्ट्रेंथ ट्रेन और 2 दिन योगा करना स्टार्ट किया. फिर वो इतना हो गया कि मैंने 4 दिन योगा और 2 दिन स्ट्रेंथ ट्रेन करना स्टार्ट किया. फिर धीरे धीरे करके हुआ ये कि योगा में मेरा इंटरेस्ट बढ़ने लग गया. तो मैं योगा जो है वो 2-2 घंटा प्रैक्टिस करने लगी घर पे. अच्छा, 2-2 घंटे? हाँ, खुद से. और वहाँ से टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हुआ क्योंकि बच्चे छोटे थे तो मैं बच्चों के रूम में ही जहाँ बच्चे खेलते थे, एंड वो कोविड का टाइम था तो बाहर कहीं जाना नहीं होता था.
तो मैं घर पे एक ही रूम में अपना योगा करती थी, वहीं पे बच्चे खेलते थे। अच्छा। बच्चों ने देख के मेरे साथ योगा करना स्टार्ट कर दिया। True. वो पहला मोमेंट ऐसा था व्हेन आई फेल्ट कनेक्टेड टू देम। वो स्पेशल मोमेंट होगा। जब उन्होंने मेरे साथ योगा किया, दैट मोमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ मुझे अपने बच्चों के साथ एक कनेक्शन फील हुआ। वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई हीलिंग की। आई थिंक वो बहुत टाइम से एक मिसिंग फैक्टर चल रहा होगा, बट एट दैट पॉइंट वो रियलाइज हुआ कि ओके देयर इज सम Yes. connection and you Yes. started feeling it. Yes. I can share some interesting fact. Around in India, if you see, only 5 to 10% of the women are exposed to exercise. Yeah. Means मतलब नंबर इतना लेस है। और अगर आप टूवर्ड्स द जर्नी देखेंगे वुमेन्स की तो मुझे लगता है कि फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। योगा हो गया, और यू आर डूइंग वेट ट्रेनिंग ऑल्सो और एनीथिंग एल्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एट सम पॉइंट कि आप एटलीस्ट 2 से 3 दिन भी अगर एक्सरसाइज करते हैं, सो आपकी फिजिकल हेल्थ तो अच्छी होती है, मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छी होती है। एंड वो इसलिए भी है बिकॉज अब लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो चुका है। पहले जो लाइफस्टाइल था, अगर हम पुरानी जनरेशंस को देखें, अपने मदर की जनरेशंस को देखें और अब देखें, तो इट्स वेरी वेरी डिफरेंट। तो इसलिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है विमेन के लिए। सिर्फ आप योगा इज गुड, योगा आपको माइंडफुलनेस लाता है, योगा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, योगा तो करना ही करना चाहिए। माइंडफुलनेस आती है आपको, माइंड बॉडी कनेक्शन आता है, लेकिन आप हफ्ते में 2 से 3 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे आपके जॉइंट हेल्थ अच्छे रहते हैं। एंड जो लाइफस्टाइल चेंजेस आजकल हो रहे हैं, सो उसमें वेट लिफ्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेट लिफ्टिंग करने से सबसे बड़ा मिथ ये है कि विमेन्स को लगता है कि दे लुक मैनली, बट ऐसा नहीं होता है। आई थिंक आप सिंगल मदर भी हैं। Yes. So I was watching one video in which after your husband demise, your children said that मम्मी जो यहाँ पे है उसे तो जाना ही है, लेकिन परमानेंट जो रहती है वो है आत्मा। अभी आपने बताया कि एक्सरसाइज में कैसे कनेक्शन फील हुआ, बट हाउ चिल्ड्रन स्टार्ट गेटिंग टुवर्ड्स द स्पिरिचुअल जर्नी? इसमें मैं थोड़ा स्पिरिचुअली ही जाऊंगी एक्चुअली। ठीक है। तो आई डोंट नो हाउ मच यू कैन रेजोनेट और ऑडियंस कैन रेजोनेट टू इट, बट जो बच्चे होते हैं ना, सबसे पहले तो थोड़ा सा हम और बैकवर्ड्स जाते हैं, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ना जो किड्स की सोल होती है ना, दे चूज देयर पेरेंट्स। सोल चूज देयर पेरेंट्स? यस। लाइक कैसे? वी डोंट चूज आवर किड्स, आवर किड्स चूज। जो किड्स की सोल होती है वो अपने पेरेंट्स को चूज करती है कि उनको किस पेरेंट्स के पास जाना है। एंड इट इज प्रूवन ऑल्सो कि जो किड्स आते हैं ना आपकी लाइफ में, वो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आते हैं। ठीक है। There is so much to learn from kids. There is a book also, The Conscious Parent, by author Shefali. Okay, it's a very good book. Every parent or every to-be parent should read that book. So उसमें बहुत ही ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया हुआ है और बहुत बहुत कुछ बताया हुआ है, स्पिरिचुअली भी, साइंटिफिकली भी, एंड विद एवरी एस्पेक्ट उसमें ये मेंशन किया हुआ है डिटेल में। सो बेसिकली एक तो किड्स की जो सोल है वो चूज करती है कि उनको किस पेरेंट्स के पास जाना है, और जब बच्चे आपकी लाइफ में आते हैं ना, वो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आते हैं। हम बच्चों की स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं करते, या हम बच्चों को स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं ले जाते। ऑब्वियसली जो एनवायरनमेंट आपके घर में है या जो लाइफस्टाइल आप फॉलो कर रहे हैं, उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है किड्स के ऊपर, बट यू स्टार्ट चेंजिंग विद योर किड्स। एंड मेरे केस में ये बिल्कुल ट्रू है। अगर आप देखेंगे, मेरे बच्चे आए, उसके बाद योगा मेरी लाइफ में आया। ठीक है। आई चेंज्ड। अगर आप मुझसे पूछेंगे what I was at the age of 32 and what I am now at the age of 39, I cannot resonate with that version of mine, because I'm not that person anymore. Earlier I used to binge watch, I was a night owl. जो बेसिक एक लाइफस्टाइल चलती है। Yeah, I hate getting up early. एंड मैं रात को 2-2, 3-3 बजे तक सोती थी बिंज वॉच करके। आई वॉज ईटिंग नॉनसेंस, एनीथिंग, नॉट इनटू स्पिरिचुअलिटी। कोई मतलब नहीं था मुझे स्पिरिचुअलिटी से। आई यूज्ड टू ड्रिंक ऑल्सो। सो आई
I don't resonate with that version of myself now. So whatever changed in my life, वो मेरे बच्चों के आने के बाद हुआ है. बिकॉज योगा आया मेरी लाइफ में पहले. योगा आने के बाद जर्नी वहीं पे स्टॉप नहीं हुई. ठीक है. उसके बाद आई गेट इनटू हीलिंग. धीरे धीरे मुझे हीलिंग में इंटरेस्ट आने लगा. कैसी? जो वर्ड्स मुझे पहले कभी मैंने सुने भी नहीं थे. चक्रा हीलिंग, हमारी बॉडी में चक्रास होते हैं. आई वॉज गेटिंग डीपर. मुझे बहुत इंटरेस्ट आने लगा कि हमारी बॉडी में क्या होता है जानने के लिए. तो जैसे कहते हैं ना, ये चीज़ें अपने आप होती गई. तो वो चीज़ हुई है मेरे साथ. जैसे योगा आई सडनली एक दिन. जैसे कैसे इंट्रोड्यूस हुआ योगा, जैसे मैंने आपको बताया उस ऐप पे मुझे दिखा. बट उससे पहले इंस्टाग्राम पे मुझे एक पोस्ट दिखा. इंस्टाग्राम तब मैंने नया स्टार्ट यूज किया, जस्ट स्टार्ट किया था यूज करना. आई वाज नॉट वेरी एक्टिव. मुझे बस एक पोस्ट दिखा, मैंने सोचा कि चलो ट्राई करते हैं. वो ट्राई किया तो मुझे अच्छा लगने लगा. नेक्स्ट डे फिर उस ऐप पे मुझे दिख गया कि इसमें योगा का भी है पूरा 20 मिनट्स का. फिर आई स्टार्टेड डूइंग दैट. फिर ऐसे धीरे धीरे करके मैं यूट्यूब पे सर्च करने लगी. और जब आप सर्च करते हो कुछ चीज़ें तो सिमिलर सर्चेज आपके सामने आने लग जाते हैं. देन फिर चक्रास के बारे में आया. जैसे एक दिन मुझे कहीं से कोर्स का पता लगा. फिर आई थॉट कि समझना चाहिए, करना जैसे चाहिए. पहले मैंने योगा का कोर्स किया, योगा टीचर ट्रेनिंग किया. फिर जब वो सर्टिफिकेशन मेरा डन हो गया तो आई स्टार्टेड टीचिंग योगा. फिर जब मैंने योगा टीच करना स्टार्ट किया 2022 में, आई स्टार्टेड टीचिंग योगा. 2022 में ही आई गॉट टू नो अबाउट अनदर योगा प्रोग्राम विच इज स्पेसिफिक टू प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल. तो वो जब मैंने प्रोग्राम किया ना, तो मुझे तब सब कुछ समझ में आया क्लियरली कि मैं आई वॉज इनटू डिप्रेशन. तब मुझे समझ में आया कि मैं डिप्रेशन में थी. दैट्स व्हाई आई वाज फीलिंग दैट. क्योंकि जब मैंने वो प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल का किया तब मुझे एक्चुअली में समझ में आया कि जब आप प्रेग्नेंट होते हो तब एक्चुअली क्या होता है आपके साथ, आपकी बॉडी में क्या होता है. पोस्ट प्रेगनेंसी आपकी बॉडी में क्या होता है. बट ये हमें कभी बताया नहीं जाता. ये हमें कभी नहीं बताया जाता. एंड उसका रीज़न ये है, कोई ऐसा आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते. अवेयरनेस ही नहीं है. अगर हम बोलें कि जैसे मेरी मम्मी ने नहीं बताया मुझे या मेरी मदर इन लॉ ने नहीं बताया, उनको खुद नहीं पता. नहीं, क्योंकि आजकल तो अवेयरनेस सिर्फ इंस्टाग्राम पे शादी करने की है. एग्जैक्टली वही मैं बता रही हूँ कि जैसे आपकी कंडीशनिंग है, आप चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं. आप पढ़ो, आपके पेरेंट्स आपको पढ़ाएंगे आज की डेट में. ठीक है. आप उसके बाद जॉब करो, पैसे कमाओ, बट अल्टीमेटली आपको शादी करनी है. और शादी करने के बाद आपको बच्चा करना है. लेकिन व्हाट इज मैरिज, वो चीज नहीं बताई जाती है. व्हाट इज इट हैविंग अ बेबी इन योर लाइफ. एंड वो सिर्फ विमेन के लिए नहीं है, मेन के लिए भी है. बिकॉज़ पता ही नहीं है. इट चेंजेस द होल लाइफ. उसे पूरा मैनेज करना है. कैसे चेंज करता है. जैसे अभी मैंने आपको बताया कि किड्स हमारी लाइफ में आते हैं हमारी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए. मतलब आई एम श्योर कि 70-80% ऑफ ऑडियंस जो आज हमें सुन रही है वो शायद ये फर्स्ट टाइम सुन रही होंगी. एंड दिस कॉन्सेप्ट विल बी एलियन फॉर देम. या थोड़ा मतलब मेरा कॉन्सेप्ट मतलब इस पे थोड़ा अलग है. स्पिरिचुअलिज्म इज अबाउट जब आप अपनी बॉडी और सोल और या फिर माइंड बोल रहे हो उसको थोड़ा अलग करना शुरू करते हो. ठीक है. जैसे एग्जांपल जब हम लोग बेबीज की बात कर रहे हैं वो हमसे ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, बट आई वुड से दे आर मोर बॉडीली देन अस. जैसे फॉर एग्जाम्पल जब एक बेबी बॉर्न होता है उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं. उसे बस ये मतलब है कि मुझे भूख लगी और मुझे रोना है और मैं रोऊंगा तो मुझे खाना मिलेगा. और जैसे फॉर एग्जाम्पल जब एक बच्चा 1.5 साल का हो गया, 2 साल का हो गया, तब वो अपनेपन में आना स्टार्ट करता है. तो जैसे जैसे उसके कॉन्शियस बढ़ता है आप उसको सिखा रहे हो. ट्रू. हाँ. उसको कुछ नहीं पता. जैसे उसको इंग्लिश बोलनी है, हिंदी बोलनी है, चाइनीज बोलनी है, उसको नहीं पता. आप अगर उससे चाइनीज में बात कर रहे हो तो वो चाइनीज सीखेगा. सिमिलरली आप उसको जो लाइफ के बारे में सिखाओगे वो सीखेगा. उसको कुछ नहीं पता अभी तक. बेबी अपने आप में है तो वो माइंडफुल है हर चीज के लिए. अगर वो एक टॉय से कॉन्टिन्यूसली 10 मिनट तक खेल रहा है तो उसका पूरा अवेयरनेस उस टॉय पर है. लेकिन हम लोगों का एडल्ट्स का क्या है, हमारा माइंड 10 जगह डाइवर्ट हो रहा है. तो वी आर नॉट माइंडफुल. किड्स आर मोर माइंडफुल देन अस. दे आर मोर स्पिरिचुअल. स्पिरिचुअलिटी क्या होती है एक्चुअली में, अगर हम वन लाइन में बात करें, अपने आप को जानना, अपने ट्रू नेचर को जानना. बच्चों को अपना ट्रू नेचर पता है कि उनको क्या करना है. लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं हम उनके अंदर एम्बाइब करते जाते हैं, डिस्ट्रैक्शंस ज्यादा हो जाते हैं. आई थिंक वी वर टॉकिंग अबाउट कि हम कैसे बच्चों को स्पिरिचुअल पाथ पर ले जाएं. उसका आंसर हमें मिल गया शायद. ये है कि बच्चे हमसे ज़्यादा स्पिरिचुअली अलाइंड हैं एंड बोथ आर इंटरकनेक्टेड. तो मैं इस पे क्वेश्चन जोड़ लेता हूँ कि कैसे बच्चों में अच्छी हैबिट्स कल्टीवेट करें. कुछ ऐसे हैबिट्स जो हम लोग बच्चों में कल्टीवेट कर सकते हैं, लाइक सुबह उठने के बाद या फिर सोने से पहले.
इसके भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं. सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना पड़ेगा कि डिफरेंस बिटवीन, हमें उनके ऊपर कोई लाइफ थोपनी नहीं है. पहली चीज़ तो आपको कुछ भी फोर्सफुली नहीं करना है कि जस्ट बिकॉज यू आर रेजोनेटिंग विद दीज थिंग्स तो आप वो बच्चों को करवा रहे हो. देयर शुड बी बाउंड्रीज, देयर शुड बी डिफरेंस बिटवीन रूल्स एंड बाउंड्रीज. हर ठीक चीज़ है। में आप रूल मत लगाओ बच्चों के ऊपर कि ये ही करना है या ऐसे ही करना है. अगर आप किड्स के साथ एक्चुअली में यू कैन कम्युनिकेट विद किड्स. एंड हम सबसे बड़ा मिथ क्या है कि ये बच्चे हैं, ये छोटे हैं, ये नहीं समझेंगे. बट ऐसा नहीं होता. अगर आप एक बच्चे के साथ बात करो ना जो 2 साल का भी है, ही कैन हैव अ बेटर कम्युनिकेशन देन एडल्ट्स. कैसा मुझे ये लगता कम्युनिकेशन? है कि जैसे बच्चों को क्या चाहिए, हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन चाहिए. अच्छा, जैसे अब जिज्ञासा। हाँ, यस, जिज्ञासा है बहुत ज़्यादा, लेकिन हम उनकी जिज्ञासा को दबा देते हैं ये बोल के कि नहीं तुम नहीं समझोगे अभी, तुम छोटे हो, तुम बड़ों की बातों में मत पड़ो. आई अंडरस्टैंड हर चीज़ एक टाइमली आनी चाहिए बच्चों के साथ. ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कम्युनिकेट कर लें बच्चों के साथ. जैसे फॉर एग्जांपल आपने अभी मान लो लंच का टाइम है और बच्चे ने बोला कि मुझे चॉकलेट खानी है, तो आप बोलोगे नहीं. बच्चा बोलेगा क्यों, मैं चॉकलेट क्यों नहीं खा सकता. आप बोलोगे मुझसे बहस मत करो, मैं तुम्हारी मम्मी हूँ, मुझे पता है कि क्या करना है, अब तुम्हारा खाने का टाइम है, तुम खाना खाओगे. ये बोलने की बजाय अगर आप उसको समझाओगे कि वी कैन हैव अ चॉकलेट बट आफ्टर योर लंच, या फिर साथ में लंच कर लें. वो उसको अंडरस्टैंड करेगा कि True. हम साथ में लंच करते हैं, फिर उसके बाद हम साथ में चॉकलेट खाएंगे. तो अगर आप अच्छे से उसको समझाएंगे तो वो आज के बाद कभी नहीं बोलेगा लंच टाइम पे कि मुझे चॉकलेट खानी है. वो हमेशा लंच के बाद ही आपसे चॉकलेट मांगेगा. लेकिन हम उनको ना कह के बिना एक्सप्लेन किए जब उनको हम सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, तब वो और ज़्यादा उस चीज़ के प्रति अगेंस्ट हो जाते हैं. एंड देन दे स्टार्ट बिहेविंग एंड थ्रोइंग टैंट्रम्स. सो वो सब चीज़ें तब आती है जब आप उनकी जो जिज्ञासा है, जो हमने बात की अभी, उसको अगर आप फुलफिल नहीं करते हो, then they will start throwing tantrums. ऐसे कोई रूटीन जो आप फॉलो करते हो अपने बच्चों के साथ उठने के बाद और सोने से पहले? हाँ, हमारे कुछ रूटीन्स हैं. हाँ, एंड कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन ऑल्सो कि हम अच्छी हैबिट्स कैसे डाल सकते हैं. सो आई वाज टॉकिंग अबाउट कि रूल्स ना लगा के हर चीज में बंदिशें मत हो. अगर बहुत ज्यादा बंदिशें होंगी तो वो एक ना एक किसी ना किसी और फॉर्म में और ज्यादा बड़े उससे बाहर निकलेंगे बच्चों में. एग्जैक्टली. और जैसे बाउंड्रीज आप रख सकते हैं. जैसे बाउंड्रीज है कि एवरीडे 30 मिनट्स ऑफ टीवी. ठीक है, ओके, ये हो गई बाउंड्री. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अब समर ब्रेक है, अगर आपका बच्चा सुबह टीवी देखना चाहता है, फॉर एग्जाम्पल सपोज वो रोज शाम को टीवी देखता है लेकिन आज वो सुबह टीवी देखना चाहता है, तो उसको ना बोलने की बजाय आप उसको देखने दो. उसका टाइम तो 30 मिनट्स ही है. तो अगर वो किसी दिन सुबह टीवी देखना चाहता है तो हर चीज़ में ना बोलने की जरूरत नहीं है. बेसिकली मैं ये कह रही हूँ. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कब आपको ना बोलना है. अपने नोज को आपको बहुत ही संभाल के रखना चाहिए और बच्चे को बार बार ना नहीं बोलना चाहिए. देन कमिंग बैक टू रूटीन, जैसे बेसिक चीज़ें, अब जैसे हेल्थ है, हेल्थ इज कमिंग वेरी हार्ड वे टू अस. हमारी जनरेशन के लिए बहुत हार्ड वे में आ रही है हेल्थ. जैसे आई वॉज नेवर इन टू हेल्थ. ठीक है, आई वॉज अ नॉर्मल गर्ल. नॉर्मली हाँ, पीपल नॉर्मल में अपनी लाइफ जी रही थी. आई वॉज नेवर डूइंग योगा और एनीथिंग. मैंने 33 ईयर्स की एज में योगा करना स्टार्ट किया है. जब आप 33 ईयर्स की एज में योगा करना या कुछ भी आप हेल्दी रूटीन फॉलो करना स्टार्ट करते हो तो वो बहुत मुश्किल से आता है. आपको बहुत लंबे टाइम तक कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, तब वो नेचुरली आता है आपको. जैसे अभी भी कई बार मुझे हेल्दी फूड खाने में प्रॉब्लम हो जाती है. मन करता है एडेप्टेबिलिटी थोड़ा मुश्किल होती है. लेकिन अगर आप यही चीज बचपन से ही बच्चों में इनकॉर्पोरेट कर दें, उनको बेसिक से सिखाएं कि हेल्दी फूड ये है, अनहेल्दी फूड ये है, और उनकी फ्रेंडशिप कराएं बेसिकली हर टाइप के फूड के साथ, तो कोई भी खाना जो है वो खराब नहीं होता है. द थिंग इज कि आप उसको कैसे खा रहे हो. मानते नहीं है बच्चे. लेकिन जो आपने बोला टीवी के लिए कि इतना टाइम रखो, 5 मिनट का टाइम रखो, या फिर सॉरी आधे घंटे का टाइम रखो, वो भी नहीं मानते. दिन भर या तो टीवी देखेंगे या तो फोन चलाएंगे. वही है कि आप क्या कर रहे हो. अगर आप पूरा दिन फोन चला रहे हो और आप बच्चे को बोल रहे हो कि आपको आधा घंटा ही फोन चलाना है, टीवी देखना है, तो फिर बच्चा कैसे. आई थिंक इस आंसर में बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब मतलब जुड़ा हुआ था कि आप बच्चों को जो आप कर रहे हो, जो पेरेंट्स कर रहे हैं, वही बच्चे करना पसंद करते हैं. जैसे बहुत ज़्यादा देर हम लोग का कंप्लेन रहता है कि बच्चे बहुत टीवी देख रहे हैं, या फिर तो हमेशा अपने अंदर ही झांक के देखिए. मेरे पास ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि मेरी बच्ची जो है वो बहुत ज़िद्दी है, वो मानती नहीं है, वो टीवी देखती रहती है.
तो आप क्या कर रहे हैं पूरे दिन में? क्या आप उसके सामने योगा कर रहे हैं या आप उसके सामने बुक रीड कर रहे हैं तो भी वो ऐसा कर रही है? नहीं। हम क्या करते हैं, बचपन में बच्चा खाना नहीं खा रहा, फोन पकड़ा दो। बच्चा कुछ बात नहीं मान रहा है, ये फोन होता है पकड़ा और ये दो। बहुत ही मतलब तो हर वो बच्चों के साथ देखने के लिए मिलता उसको है। फिर यही लगेगा ना कि अगर कुछ भी अलग हो रहा है तो मुझे फोन मिल जा रहा है, तो फोन ही मेरा जो है वो एस्केप है। तो ऑब्वियसली वो फिर फोन ही मांगेगा, वो टीवी ही मांगेगा। और आप पूरा दिन अगर आपके घर में टीवी चल रहा है, आप मूवीज देख रहे हैं, तो बच्चे को भी फिर टीवी ही चाहिए। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप घर में एक एनवायरनमेंट बनाइए, बेसिक चीजें कीजिए। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि आपको ऑब्वियसली किसी कॉम्पिटिशन में जाना है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट द थिंग इज कि आप सुबह उठिए, घर में एक माहौल होना चाहिए कि एक तो टाइमली आप उठिए। बोला जाता है कि आपको सूरज के साथ अपनी दिनचर्या चलानी चाहिए, और ये बहुत बेनिफिशियल है। इससे आपका माइंड बहुत काम रहता है। आप सुबह जल्दी उठिए, बच्चा भी जल्दी उठेगा। थोड़ी देर आप पार्क जाइए, थोड़ी सी बॉडी की मूवमेंट्स कीजिए, कुछ भी कीजिए जो आपको पसंद है। आप वॉक कर लीजिए, रनिंग कर लीजिए, जिम चले जाइए। एंड मतलब बच्चे इतनी जल्दी एम्बाइब करते हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब जैसे हम किसी होटल वगैरह में जाते हैं, अगर वहाँ पे जिम्स होते हैं, तो वेन एवर आई गो देयर मेरे बच्चे हमेशा आते हैं। अच्छा, एंड वो ट्रेडमिल करते हैं। ओके, ये तो आपने कितना मुश्किल बना दिया पता है आपको ऑडियंस के लिए। हर कोई सोच रहा था कि कुछ ऐसा उपाय बताएंगी मैम नहीं, जो आपको बच्चों को कुछ सिखा अलग दे नहीं करना, वही मैं आपको और बता खुद नहीं रही हूँ। करना पड़े, खुद मतलब उठना मत पड़े, नहीं, खुद खुद तो एक्सरसाइज उठना नहीं पड़ेगा ना। ये तो ऐसा इतना तो हो नहीं सकता। टफ और कर वही दिया मैं बता आपने। रही हूँ कि आपको कुछ ऐसे अलग नहीं करना है, जो भी आपके पास अवेलेबल है बेसिकली। एंड इवन चलो और चीज़ है, मान लो आप अगर कुछ नहीं भी कर रहे हो, जैसे आप किचन में खाना बना रहे हो, छोटा बच्चा आता है कि मुझे हेल्प करनी है, मम्मी बोलती है कि नहीं तुम ना बिखरा दोगे, तुम और टाइम लगाओगे और तुम चले जाओ, मैं अपने आप कर लूंगी। मेरे बच्चे सैटरडे संडे को ब्रेकफास्ट बनाते हैं। अच्छा, बिकॉज आप अगर उनको डीमोटिवेट करोगे कि तुमसे नहीं होगा, तो उसको लगेगा कि मुझसे नहीं होगा। अच्छा, फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब वही पेरेंट्स बोलते हैं कि मैंने तुम्हें बोला था एक पानी का गिलास ला दो, तुम तो एक पानी का गिलास भी नहीं ला सकते, तुम तो घर में कुछ काम ही नहीं करवाते। क्योंकि जब वो छोटा था और वो आपके पास आया था हेल्प के लिए, तब आपने उसको मना कर दिया, उसको डीमोटिवेट कर दिया। तो उसके माइंड में ये बैठ जाता है कि आई एम गुड फॉर नथिंग। मतलब मैं मम्मा की हेल्प कराने की बजाय उनके काम बिगाड़ दूंगा, मुझसे कुछ गिर जाएगा, फिर मम्मा गुस्सा होगी, तो इससे बेटर तो मैं करता ही नहीं हूँ। सो ये एक्चुअली आता है बच्चे के अंदर और ये बैठा रहता है। हाँ मतलब ये ऐसे ही नॉट हो गया इवन कि इन अगर चाइल्डहुड, बड़े होके भी उसके माइंड में ये बैठा रहता है, इसीलिए फिर वो आगे चल के हेल्प नहीं करवाते। पहले अच्छा पेरेंट्स बनना सीखना पड़ेगा। तो जो भी पेरेंट्स ये बोलते हैं कि हमारा बच्चा ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप देखिए कि आप अपने बच्चे के साथ बात कैसे कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितना हो सके बच्चों को हाउस होल्ड वर्क में इन्वॉल्व कीजिए। जैसे प्लांट्स में पानी देना है या डस्टिंग करना है, सिर्फ अपने स्टडी टेबल का ही डस्टिंग करवा लीजिए चाहे उनसे। आई एम नॉट सेइंग कि आप पूरे घर का डस्टिंग करवाइए, बट उनको रिस्पॉन्सिबल समझिए और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए। और बच्चों को बहुत मज़ा आता है कोलिन और डस्टर लेके डस्टिंग करने में। उनको एक्सरसाइजेज नहीं बोलूंगा मैं कि एक्टिविटीज में, डेली एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना। ऐसे कोई एक्सरसाइजेज या फिर कुछ भी एक्टिविटीज हैं जिसमें हम बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं फिजिकल डेवलपमेंट के लिए फर्स्ट, और सेकंड मेंटल डेवलपमेंट के लिए? बहुत सारी है। आप बच्चों को, जैसे मैंने अभी बताया, घर के काम, जितने आप बच्चों को घर के काम करवाएंगे ना, बच्चों का माइंड भी सही रहेगा। ठीक है, दे विल फील मोर रिस्पॉन्सिबल, दे विल कीप देयर थिंग्स रिस्पॉन्सिबली। एंड आप उनको बोलिए कि आपका जो स्टडी टेबल है या जो भी आपका बैग है, यू हैव टू कीप इट। जैसे मम्मा इज डूइंग हर वर्क, मम्मा अपनी चीज़ें संभाल के रख रही है, आप अपनी चीज़ें संभाल के रखिए। या उनके अंदर ये इम्बाइब कीजिए कि घर सबका है, तो सबको इक्वली वर्कलोड शेयर करना है एंड सब अपनी अपनी चीज़ें संभाल के रखेंगे। सो इस वे में बेटर हो जाता है। तो घर के काम आप उनसे करवाइए। या जैसे आप ब्रेकफास्ट बना रहे हैं तो बच्चे को बोलिए कि वो सर्व करेंगे। सो छोटी छोटी चीज़ों, बेसिकली उनको इन्वॉल्व फील करवाइए अपनी लाइफ में। नॉर्मली पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि ओहो अब बच्चा हो गया है, एंड मतलब मैं भी सोचती थी ऐसा पहले। मुझे ऐसा लगता था मेरी लाइफ खत्म हो गई है अभी, बेबी हो गया है। क्योंकि आप जो चीज़ें आप करना चाहते हैं वो आप बेबी के साथ कर नहीं सकते हैं। तो आपको लगता है कि अब जब तक ये बड़ा नहीं हो जाता तब तक हमारी लाइफ ऐसे। तो हम क्या करते हैं, बेबी को एक्सक्लूड कर देते हैं अपनी लाइफ से। जितना ज़्यादा आप इंक्लूड करेंगे, आप जैसे मेरे लिए पॉजिटिव क्या रहा, मैं उनके सामने वर्कआउट करती थी, तो दे ऑल्सो स्टार्टेड डूइंग इट। आप मंत्रा चांट कीजिए और मतलब कुछ भी कीजिए जो भी आप रेजोनेट करते हैं, कोई भी प्रेयर है व्हाटएवर, तो आप देखिए कि उनके अंदर भी वो स्केड्यूल बनने लग जाएगा अपने आप। तो जो आपने रूटीन की बात की थी, सो मॉर्निंग में उठ के एक तो आप जल्दी उठिए, जितना भी आप मतलब
5 बजे 6 बजे, बट ऐसा नहीं है कि आप 11-11 बजे तक आप सो रहे हैं, बेबी भी सो रहा है, बच्चा भी सो रहा है कि चलो छुट्टियां हैं व्हाटएवर। सो आप थोड़ा सुबह जल्दी उठिए एंड कोई भी एक रूटीन बनाइए। रूटीन होना बहुत ज़रूरी है। रूटीन होने से क्या रहता है कि एक तो आपकी लाइफ जो है बहुत स्मूथ चलती है, डिसिप्लिन भी आता है, डिसिप्लिन आता है, आपको पता रहता है कि अब आपको क्या करना है। ऐसा नहीं है कि आप रोज़ उठ के कभी कुछ कर रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं। तो कुछ भी कीजिए कि 10 मिनट मैं पार्क में वॉक करके आऊँगी अपने बेबी के साथ, या बच्चे को भी लेके जाइए। सुबह उठ के आपको पानी पीना है, अपने जो भी आप जिनको मानते हैं इष्ट देवता उनको नमस्कार करना है, या कुछ भी करना है बेसिकली। तो एक कोई रूटीन ज़रूर होना चाहिए उठने के बाद और सोने से पहले। आई थिंक बच्चे उसी को परसीव कर लेते हैं फिर कि बिल्कुल। ओके ये एक तरीका है लाइफ एंड देन हैव अ जीने का। बैलेंस। मतलब जैसे अब अगर अभी समर ब्रेक्स हैं तो अगर आप मॉर्निंग और इवनिंग का रूटीन दे रहे हैं तो बीच में गिव देम फ्री टाइम, फ्री प्ले, कि अब आप जो मर्जी कर सकते हैं 2-3 कोई घंटे। मेंटल ग्रोथ या फिर उसके लिए भी रहता है बच्चों के लिए कुछ? रीडिंग एक बहुत अच्छी चीज़ है। जितनी Okay. जल्दी आप बच्चों को रीडिंग में डालेंगे तो रीडिंग से मेंटल स्टेबिलिटी आती है बहुत ज़्यादा। मेडिटेशन है, प्राणायाम्स हैं, अगर आप वो भी करते हैं, क्योंकि अगेन जितनी जल्दी आप बच्चों को सिखाएंगे बच्चे उतनी जल्दी सीखते हैं। तो व्हेन दे वर 5 years old तब वो ब्रीदिंग करना Okay. सीख गए थे। तो ब्रीदिंग की प्रैक्टिसेस करवाइए बच्चों को। शुरू में जैसा भी कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, उनको करेक्ट मत कीजिए बार बार। अगर आप करेक्ट करेंगे तो उनका इंटरेस्ट छोड़ लूज देंगे। हो जाएगा। ट्रू। तो अगर आप ब्रीदिंग उनको सिखाते हैं, मेडिटेशन सिखाते हैं, मेडिटेशन 1 मिनट से स्टार्ट कीजिए। 1 मिनट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि एक बच्चे के लिए 1 मिनट के लिए स्टिल बैठना बहुत मुश्किल बड़ी काम बात है, और बड़ी और भी बहुत बात बड़ी बात है एक्चुअली, हम्म, क्योंकि बड़ों से ही नहीं बैठा जाता है। नहीं बैठा जाता। तो चाहे वो कैसा भी कर रहा है। सो मेंटली स्टेबल के लिए मैं आपको ये बोलूँगी, मेंटल हेल्थ के लिए एक तो स्क्रीन टाइम बहुत कम होना चाहिए, उससे ओवर स्टिमुलेशन इंक्रीज होता है। और true. फ़ोन अवॉइड कीजिए बच्चों को देना। फ़ोन से सबसे ज़्यादा ओवर स्टिमुलेशन होता है। वो जो स्क्रीन टाइम है वो टीवी पे होना चाहिए। Okay. फ़ोन इज़ द बिगेस्ट एनिमी। अगर आप अपने बच्चे को फ़ोन दे रहे हैं तो आप अपने बच्चे के एक्चुअली सबसे बड़े दुश्मन हैं। आपने बच्चों से भी फोन छीन लिया, पेरेंट्स से भी फोन छीन लिया? क्योंकि अभी हमने बात की थी कि पेरेंट्स को फोन नहीं यूज करना है, उसको देख के फिर इसके बाद बच्चे बच्चे लोग के यूज करते सामने हैं। नहीं यूज़ करना है फ़ोन। देखिए फ़ोन जो है ना, एक्चुअली अगर आप देखें तो आज की डेट में फ़ोन ही सबका सबसे बड़ा दुश्मन है। आप फ़ोन जो है वो एक वर्क करने की चीज़ है। True. अगर आप 24 घंटे उसके अंदर लगे हुए हैं, वो तो आपका बच्चा entertainment हो आपसे गया। बात कर रहा है, लेकिन आपने एंटरटेनमेंट का सोर्स फ़ोन को ही बना लिया है, तो ये तो फिर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ही है मेरे हिसाब से। तो फ़ोन ही सबसे बड़ा दुश्मन है। जब देखो वही बात है ना, जब फ़ोन नहीं था, जब लोग इतना यूज़ नहीं करते थे, जब तक सोशल मीडिया नहीं था, तब तक लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स भी नहीं थी ना। तब हम कहाँ इन चीज़ों के बारे में बात करते थे कि बच्चे True. की ग्रोथ कैसी होनी चाहिए, पेरेंटिंग कैसी होनी चाहिए। तब कुछ और प्रॉब्लम्स तब और कुछ बट प्रॉब्लम्स थे। अभी थोड़ी सी ज्यादा है। एग्जैक्टली। और सबसे मेन है कि बच्चे फोन इतना क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि पेरेंट्स यूज कर क्योंकि रहे हैं। पेरेंट्स यूज कर रहे हैं। अब दोनों को नहीं यूज करना है, ना पेरेंट्स यूज करेंगे ना बच्चे यूज करेंगे। योगा और जिम, व्हाट वुड यू सेलेक्ट? बोथ। इफ वन प्रेफरेंस? देखो योगा क्या करता है, योगा आपका माइंड बॉडी कनेक्ट करता है। योगा इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। योगा से आपको माइंडफुलनेस आती है, योगा से आपको समझ में आता है कि आपकी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है। लेकिन आज की डेट में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यानी कि वेट लिफ्टिंग, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इक्वली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अब लाइफस्टाइल चेंज हो चुका है। जॉइंट हेल्थ पे बहुत इम्पैक्ट आ रहा है लोगों के। अगर आप देखेंगे शोल्डर फ्रीज रहते हैं लोगों के, नीज में प्रॉब्लम रहती है, बैक की प्रॉब्लम रहती है, दीज आर वेरी कॉमन प्रॉब्लम। तो आपको स्ट्रेंथ ट्रेन तो बॉडी को करना ही पड़ेगा। बॉडी माइंड कनेक्शन क्या होता है? सो बॉडी माइंड कनेक्शन होता है, हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे हम कुछ भी कर रहे हैं लाइफ में, लेकिन हम माइंडफुल नहीं है उसके लिए। जैसे हमने अभी बात की थी कि बच्चे माइंडफुल होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, दे आर अटेंटिव। कोई भी चीज़ आप कर रहे हो, जैसे आप पार्क में वॉक करते हो, आपको पता है आपके पार्क में कितने प्लांट्स हैं। बीइंग कॉन्शियस अबाउट अबाउट योर एवरीथिंग। एनवायरनमेंट बोल सकता हूँ मैं, हाँ जी, आसपास जो भी हो रहा जो है। भी हो रहा है। और जब आप योगा करते हो तो योगा में जैसे जो भी आप पोज कर रहे हो, उस पोज में आपका कौन सा बॉडी पार्ट यूज हो रहा है, उसका conscious कनेक्शन about बनाना your- माइंड के साथ। ओके।
कौन से मसल्स यूज हो रहे हैं, कौन सा बॉडी पार्ट यूज हो रहा है, उसका कनेक्शन बनाना माइंड के साथ। तो दैट इज बॉडी माइंड कनेक्शन। वो बॉडी माइंड कनेक्शन आप किसी भी एक्टिविटी में कर सकते हो, जिम में भी कर सकते हो। दैट इज अ आर्ट ऑफ लिविंग बेसिकली, आई वुड से। बट योगा आपको मेंटली बहुत फिट रखता है, और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपको चाहिए फिजिकल फिटनेस के लिए, जॉइंट्स फिटनेस के लिए, और कार्डियो आपको चाहिए लंग्स की फिटनेस के लिए। सो बेसिकली तीनों ही चाहिए आपको। योगा भी करना चाहिए, स्ट्रेंथ ट्रेन भी करना चाहिए, और कार्डियो भी करना चाहिए। अब लोग फिर छोड़ देंगे कुछ भी करना। आपने 3 चीज बता दी। 3 चीज बता दी, तो उसका बेस्ट वे ये है, अगर आपके पास 30 मिनट्स भी ठीक है, 30 मिनट्स ही है मेरे पास। 30 मिनट्स हैं आपके पास, तो हफ्ते में 6 दिन आपको कुछ करना है। 1 दिन रेस्ट डे हो गया, ठीक है, 5 2 दिन योगा, 2 दिन स्ट्रेंथ ट्रेन, 2 दिन कार्डियो। अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं, क्योंकि जैसे जो लोग बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो 1.5 2 घंटा भी प्रैक्टिस करते हैं अपना, तो उसमें वो दोनों चीज कर लेते हैं। जैसे व्हाट आई डू, 3 days योगा, 3 days स्ट्रेंथ ट्रेन एंड 6 days कार्डियो। ओके, आई डू दैट। सो जैसे मैंने मॉर्निंग में योगा किया, इवनिंग में आई डू माई कार्डियो। एक बार हो नहीं रहा है मैम यहाँ पे लोगों से। आपने 2 बार बता दिया। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अगर आप एडवांस लेवल पे हो, इंटरमीडिएट लेवल पे, 30 मिनट के ही लेवल पे हैं। तो 30 मिनट पे हैं, तो हफ्ते में 2 दिन योगा, ठीक है, 2 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, 2 दिन कार्डियो। और ये घर में ही हो घर में सकता है। आप कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। आई थिंक अब सबको पता चल गया। 30 मिनट ही आपको बस देने हैं सप्ताह में, और कैसे सब कुछ मैनेज करें। अब कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एक एनालॉजी बताना चाहूँगा आपको। जैसे अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी कर दूँ, तो आपको 2 से 3 मिनट में ही ये एहसास होने लग जाएगा कि ऑक्सीजन नहीं है। हाँ जी। अगर मैं आपको रूम में बंद कर दूं और पानी मतलब हटा दूं, तो आपको शायद 6-7 घंटे 8 घंटे बाद आपको बहुत ज़्यादा ये होने लग जाएगी कि मेरे पास पानी नहीं है। हाँ जी। लेकिन ये पीरियड जब फिजिकल हेल्थ पे आता है तो बहुत लॉन्ग हो जाता है। आपको एक बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बाद समझ में आता है कि यार कुछ ज़रूरत है मुझे, मेरी बॉडी को ये चीज़ ज़रूरत थी जो मैं नहीं दे पाया। तो आई थिंक वो पीरियड इतना लंबा है कि लोगों को रियलाइज़ करने में बहुत टाइम लग जाता है कि यार मेरी बॉडी में मतलब मुझे एक्सरसाइज की ज़रूरत थी, जो हम ज़रूरत की बात कर रहे हैं। मस्ट ऑफ द टाइम पीपल डोंट रियलाइज एट, सम पीपल रियलाइज एट 30s, सम रियलाइज एट 40s, और वो 30-40 साल का पीरियड इतना बड़ा होता है कि एंड आने के बाद फिर जैसे आपने बताया कि बहुत मुश्किल हो जाता है उसको वो करना। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये मत सोचिए कि आपका शरीर जब साइन देना शुरू करेगा तब आप एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे। आई थिंक इट्स एन गुड हैबिट फॉर यू। इसके ऊपर भी मैं, सॉरी टू कट यू ऑफ, बट एक बात sure. बोलना चाहती हूँ। जो आपने बोला कि रियलाइज बहुत लेट होता है, उसका रीजन भी यही है कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है। एक्चुअली आपकी बॉडी आपको साइन देती रहती है। जैसे हर जो प्रॉब्लम है आपकी बॉडी में, बैक एक है, ठीक है, आप क्या सोचते हो कोई ठीक बात है, नहीं यार, मैं लॉन्ग आवर्स काम करता हूँ तो बैक एक तो होती रहती है, कोई बात या नहीं। फिर हमारे पास एक और जड़ी बूटी भी है, पेन किलर्स। यस। सर दर्द हो रहा है, पेन Pain किलर्स। killers. बैक पेन हो रहा है, पेन Yes. किलर्स। तो हम काम चला रहे हैं, True. ठीक है, तो लोगों को पता है बट अवेयरनेस नहीं है, तो वो क्या करते हैं, जैसा आपने बोला पेन किलर्स ले लिया, काम चल गया। तो जिंदगी में काम चला रहे हैं जब तक कोई ऐसी सिचुएशन नहीं आती कि भाई अब तो करना ही पड़ेगा। अब तो करना, अब तो कोई द option पॉइंट नहीं इज कि डोंट वेट फॉर दैट सिचुएशन कि अब तो करना ही पड़ेगा, उससे पहले ही टेक योर एक्शंस। आई थिंक इस पॉडकास्ट से कुछ लोग तो इंस्पायर होंगे फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देने के लिए। कोई बेस्ट योगा एक्सरसाइजेस हैं वुमेन के लिए? क्या आप मुझसे 5 पोज पूछने वाले हो? हाँ, वो क्या बोलते हैं उसको, एक फैंसी सा वर्ड है जो 5 बेस्ट 5 पोजेस। बेस्ट 5 पोजेस फॉर वुमेन। तो मैं ये मिथ जो है वो ब्रेक करने वाली हूँ। सो ऐसे कोई 5 पोज नहीं होते। ऐसा मत करो मैम, बहुत सारे लोग बैठे हैं यहाँ पे देखने के लिए 5 पोजेस जानने के लिए। सो जो लोग वो वाली रील्स देखते हैं ना, बेस्ट 5 पोजेस फॉर विमेन हेल्थ, तो मैं आपको बता देती हूँ वो एक मिथ है। देखिए, अंडरस्टैंड कीजिए, ये जितने भी आपने जैसे विमेन हेल्थ की बात की, तो उसमें मेन होता है सबसे पहले पीसीओसी, पीसीओएस, पीसीओडी, ठीक है, या फिर डायबिटीज है, थायराइड है, यूट्रस प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। ये तो आप विमेन की बात कर रहे हो। नॉर्मल भी जैसे किसी को हाई बीपी है, लो बीपी है, कोलेस्ट्रॉल इश्यूज हैं, थायराइड है, बीपी है, जो भी है व्हाटएवर, ये सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, ऑब्वियसली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। देखो, हमारी बॉडी जो है ना, वो सन के हिसाब से काम करने के लिए बनी हुई है, ठीक है, ठीक है। सन के हिसाब से मतलब अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन ह्यूमन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज, नॉट ओनली मैन। ओके, सो ये जो सेइंग है ना, ये ऐसे ही नहीं बनी है। जब आप सन के हिसाब से काम करते हो ना, तो आपका पूरा बॉडी सिस्टम ठीक रहता है। जैसे
ईटिंग एट 12 PM इज द बेस्ट टाइम. 12 to 2 की जो विंडो होती है ना, वो खाने के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि उस टाइम पे आपकी जो डाइजेशन पावर है ना, डाइजेस्टिव पावर, वो अपनी पीक पे होती है. ठीक है. तो लेकिन बहुत सारे लोग कब खाते हैं? रात को, लेट नाइट. क्योंकि आपका लाइफस्टाइल वैसा बन गया है, आप लेट सोते हो, लेट उठते हो, 10-11 बजे तो सो के उठ रहे हैं. कॉर्पोरेट में जो काम करते हैं स्पेशली, ठीक है. सो मोस्ट आप कॉर्पोरेट में जितने लोग काम कर रहे हैं, किसी की भी हेल्थ देख लेना अच्छी नहीं होगी. सबको बैक पेन मिलेगा, सबके शोल्डर्स फ्रोजन होंगे. ठीक है. सिर्फ हम एक एक्सक्यूज क्या दे देते हैं, हम सारा दिन लैपटॉप पे काम करते हैं इसलिए हमारे शोल्डर्स फ्रोजन है. शोल्डर्स फ्रोजन कैसे पता चलेगा? मतलब शोल्डर्स ऐसे आगे को झुके हुए होते हैं एक तो, और शोल्डर्स बहुत स्टिफ होते हैं. ओके, सो ये अगर इस टाइप का है, या फिर मैं थोड़ा सा ऐसे झुक के बैठते हैं, ऐसे अगर बैठा हूं, बैक में आंख होता है, बनाना बैक होता है, एंड शोल्डर्स बहुत टाइट होते हैं. ठीक है. बॉडी मूवमेंट कोई है नहीं, लाइफस्टाइल पूरा बिगड़ा हुआ है. ठीक है. सो वी आर नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू द सन. बट पैसे तो कमा रहे हैं. पर उससे हेल्थ तो नहीं आ रही ना. वो पैसा आप अपने आप को पेन किलर्स में डाल रहे हो ना. वो बाद में उसको हेल्थ करने के लिए ठीक करेंगे ना. इंश्योरेंस तो लिया हुआ है. तो मतलब फिर तो वही साइकिल हो गया ना. पहले आप पैसा कमा रहे हो अपनी हेल्थ गवा के, फिर उस पैसे को तो मैं एंजॉय भी तो कर रहा हूँ, फिर उस पैसे से लाइफ भी तो जी रहा हूँ. कैसी लाइफ जी रहे हो आप? मतलब अगर मैं ऐसा करूँ कि रूटीन में उठूं, काम करूँ, आऊँ, ये तो बड़ा वैसा सा लाइफस्टाइल नहीं हो गया कि बस मोनोटोनस लाइफ चल रही है. तो ऐसे आप कितने दिन जी लोगे इतना एंजॉयमेंट करके, जब आप रात को लेट नाइट जितना भी जीऊंगा अच्छे से जीऊंगा. ये मेरी एनालॉजीज नहीं है, ये मैं आई नो मैं एज एन ऑडियंस बन गया, एक ऐसा ऑडियंस जो हर चीज को नेगेशन में ही ले रहा है. मतलब क्या करूंगा मैं ज्यादा जी, मतलब आई थिंक क्या पर्पस देखो, क्या है? अल्टीमेटली द पॉइंट इज, जो भी लोग, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं. ठीक है. किसी की सोच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी थिंकिंग हो सकती है. बट अल्टीमेटली सब लोगों को इस बात पे आना ही पड़ेगा. देयर इज नो एस्केप फ्रॉम दिस. क्योंकि आप जब अंडरस्टैंड करो, पूरा लाइफ साइकिल हम डिस्कस कर रहे हैं अभी. हमने कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा है. हमने बच्चे भी डिस्कस कर लिए, शादी भी डिस्कस कर ली. आज आप अपनी लाइफ जी रहे हैं बैचलर बन के. ठीक है. तो कल को आपकी शादी होगी, जब आपके बच्चे होंगे, देन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? जब बच्चे हो जाते हैं, आपके पास वो एनर्जी नहीं है बच्चों के साथ खेलने के लिए. फिर आपको सडनली एक दिन रियलाइज होगा कि यार, अब अगेन शादी के बारे में सब बता देते हैं, बच्चे के बारे में सब बता देते हैं. कोई भी पेरेंट आपने आज तक सुना है कि ये बोलता हो कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, कल को तुम्हारे बच्चे होंगे तो उनके साथ खेलोगे कैसे? आई थिंक कोई पेरेंट्स ये भी नहीं बताते कि जब बच्चे होते हैं, शुरू का जो पीरियड होता है, 6 मंथ हो गया, मैं तो उससे कम भी बोल रहा हूँ, 6 मंथ 1 ईयर होता है, वो माँ के लिए भी और फादर के लिए भी बहुत मुश्किल होता है. एग्जैक्टली. बच्चों को जो प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं शुरुआत में, या फिर अगर आप देखोगे कि उनका एक टाइम पीरियड होता है, खाने का टाइम होता है, रात में उठ के वो खा रहे होते हैं. सो वो एक टाइम में जो एक मदर और फादर जो फील कर रहे होते हैं, वो भी कोई नहीं समझाता है. हर कोई क्या बोलता है, यार फिर ये ऐसा हो गया, अगर आप एक ट्रेन में बैठे हो, आपको सीट अगर खराब मिल गई, जर्नी 2-3 घंटे की थी, बहुत खराब जर्नी निकली, लेकिन जब आप डेस्टिनेशन पर पहुंच गए तो आप क्या बोलते हो, यार बीत गया, ठीक है, मतलब जो भी था ठीक था. है. और आप 4 लोगों को भी क्या बताते हो कि यार हो जाता है, मतलब बस बच्चे हो जाते हैं, फिर इसके बाद थोड़ा थोड़ा मैनेज हो जाता है. लेकिन जो वो मैनेज की बात कर रहे हैं, वो कोई नहीं बताता कि कैसे मैनेज हो रहा होता है. और फिर अगेन वो कहते हैं ना, लाइफ कम्स टू फुल सर्कल. फिर क्या होगा? जो आपके पैटर्न्स बने हुए हैं वो आप करोगे तो वही, क्योंकि आपको लेट सोने की आदत है, रात को खाने की आदत है, वही आप कर रहे हो. फोन देखने की आदत है. ठीक है. फिर आपका बच्चा वही कर रहा है. फिर वही पेरेंट्स आके बोलते हैं कि हमारा बच्चा तो पूरा दिन फोन देख रहा है. सो इट्स अ लूप बेसिकली. तो अगर आपको अपने आने वाली जनरेशन को एक अच्छी चीज देनी है, क्योंकि देखो ये जो जनरेशन है, अब जो आगे आपकी जनरेशन आएगी, ये फ्यूचर है इस वर्ल्ड का. ठीक है. अब आपको तो ये तो चाहिए कि मेरा बच्चा सब कुछ अच्छा करता हो, मेरा बच्चा सुबह उठे भी, वो सब कुछ कर ले, अपने रूटीन्स भी कर ले. ठीक है. भगवान का ध्यान भी लगा ले, प्रेयर्स भी कर ले, पढ़ भी ले, स्कूल में भी फर्स्ट आए, सारे कॉम्पिटिशन्स जीते, सब कुछ कर ले, और टीवी भी ना देखे. लेकिन मैंने कुछ नहीं करना इसके लिए. हाँ, मतलब मैं क्यों मेहनत करूँ? तो फिर डोंट एक्सपेक्ट. मेरी तो ट्रॉफी बच्चा ही है. हाँ. ऐसा बनाया गया है कि बच्चों को ट्रॉफीज ही बनाया गया है. तो बच्चों को ट्रॉफीज बनाना बंद करो. एंड जब आप नेचर, इसमें ना सबसे इजीएस्ट वे क्या है, नेचर के साथ कनेक्ट करो.
आप भी नेचर के साथ कनेक्ट करो, आपका बच्चा भी नेचर के साथ कनेक्ट करेगा, और जब आप दोनों नेचर के साथ कनेक्ट करोगे ना, वो जो बॉन्ड आपका बनेगा ना, कनेक्शन, क्योंकि कनेक्शन ही डेवलप होता है बच्चों के साथ, सबसे मेजर प्रॉब्लम यही है। जब आप कनेक्शन डेवलप करोगे ना, तो वो अलग ही होगा। फिर तो हमें एक्सरसाइज नहीं पता चलेगी वुमेन्स के लिए क्या बेस्ट है? हम कहाँ से स्टार्ट हमने किया था और हम कहाँ पहुंच गए ना। हाँ, आई थिंक जब टॉपिक्स बहुत हो जाते हैं ना तो हम मिस कर देते हैं। तो हम इस पे दोबारा आते हैं बेसिकली। तो जो आपने बोला ना कि 5 योगा पोजेस, मैजिकल योगा पोजेस, तो ये जितने भी प्रॉब्लम्स हैं जो हमने बताए, ये सब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं। तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स मतलब आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है। एंड मैंने वहां से स्टार्ट किया था कि सन के अकॉर्डिंग हमको अपना लाइफस्टाइल रखना चाहिए। जैसे दिन छिपने के बाद नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो खाना आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा। दिन छिपने के बाद आपको सिर्फ लिक्विड्स लेने चाहिए, अगर आप ले भी रहे हो तो। टाइमली सोना चाहिए। अगर आपकी जॉब ये सब अलाउ नहीं करती है, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलेंगे हम नाइट शिफ्ट्स में हैं, तो अगर आप नाइट शिफ्ट में भी हो, या अगर आप 11 बजे सो रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो हैव योर डिनर 3 घंटे पहले, एटलीस्ट सोने से 3 घंटे पहले हैव योर डिनर, ठीक है। और डिनर को थोड़ा लाइट रखो, ठीक है। तो कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस जब आप करोगे ना, तो ये वाले जो प्रॉब्लम्स होते हैं, पीसीओडी, पीसीओएस एंड डायबिटीज है, थायराइड है, तो ये सब आपको नहीं होंगे। डायबिटीज मेजरली, सॉरी, मूड स्विंग्स, जब आपकी लाइफ अच्छी रहेगी। मूड स्विंग आपका सबसे अच्छा, जो मूड जो आपका ठीक करता है ना, वो करता है मूवमेंट। बॉडी मूवमेंट जब आप करोगे ना, तो आपका मूड ऑटोमेटिकली ठीक रहेगा। मैम वही बॉडी मूवमेंट बताइए हमें। कौन सी ऐसी बॉडी मूवमेंट है जो वुमेन्स के लिए बेस्ट है? ऐसा कोई 5 पोजेज या वो नहीं है, होलिस्टिक अप्रोच होती है। मतलब यू शुड ज्वाइन, या तो आप कोई क्लास ज्वाइन कीजिए, मेरा सजेशन तो यही है। अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं, एक तो अपने आप मत कीजिए। ये जो अपने आप करने का चक्कर चला है, इसमें आपको इंजरीज ज्यादा हो सकती है। अगर तो आपको नॉलेज है तो आप अपने आप कर सकते हो घर पे, लेकिन अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप प्लीज गाइडेंस में कीजिए। चाहे आप योगा कीजिए, चाहे जिमिंग कीजिए, चाहे रनिंग कीजिए, कुछ भी कीजिए, बट डू समथिंग। और जब आप बॉडी मूवमेंट करते हो ना, तो इट ऑल स्टार्ट फिजिकली। अगेन कमिंग बैक टू दैट, जब मैंने अपनी डिप्रेशन जर्नी के बारे में बताया था कि व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग फिजिकली, समथिंग स्टार्ट चेंजिंग इन मी। तो फिजिकल मूवमेंट से ही ना चेंजेस होने स्टार्ट होते हैं आपकी बॉडी में। देखो, सब कुछ इंटर रिलेटेड है। आप कुछ एक्टिविटी करना स्टार्ट करोगे, मूवमेंट करना स्टार्ट करोगे, तो आपको बॉडी में अच्छा फील होना स्टार्ट होगा। जब अच्छा फील होना स्टार्ट होगा, अगर आपने 6 महीने वर्कआउट कर लिया, फॉर एग्जांपल जिम कर लिया 6 महीने, अच्छा दिखना स्टार्ट हो जाओगे। जब अच्छा दिखना स्टार्ट हो जाओगे, अच्छे कपड़े पहनने का मन करेगा। जब अच्छे कपड़े पहनने का मन करेगा, कॉन्फिडेंस आएगा, अच्छा बोलने लगोगे, अच्छा खाने का मन करेगा, लाइफस्टाइल भी पूरी चेंज होगी, लाइफस्टाइल भी चेंज हो जाएगी। फिर सोने का भी मन करेगा जल्दी, क्योंकि अगले दिन फिर आपको जिम जाना है। सो इट ऑल इंटर रिलेटेड, आई थिंक। तो मतलब कोई ऐसे मैजिक एक्सरसाइज, कोई मैजिक 5 मतलब मैं अगर वुमेन्स के लिए, पीसीओडीज के लिए भी बोलूं, तो कोई ऐसा कोई पोज आप सजेस्ट करो? देखिए, बेसिक होता है पीसीओडी, पीसीओएस जो है ना, वो आपसे इंटर रिलेटेड होते हैं सेक्रल चक्र से, ठीक है। हमारी बॉडी में एक चक्र होता है सेक्रल चक्र। तो सेक्रल चक्र आपके हिप के अराउंड होता है। तो जितने भी हिप ओपनिंग आसनास होते हैं, वो अच्छे लेग्स को क्रॉस करके जो बैठते हैं हम लोग, बहुत सारे होते हैं। मल्लासना होता है, जैसे मल्लासना यानी कि इंडियन स्क्वाट जिसे हम बोलते हैं, जैसे हम बैठ के जिसमें पानी पीते हैं। सो वो बहुत अच्छा है। अपने दिन की शुरुआत कीजिए मल्लासना में पानी पीने से, वो सबको करना चाहिए। स्टार्ट योर डे विद अ वार्म वाटर। आजकल लोग खड़े होके ही पानी पीते हैं, मैंने सुना है कि खड़े होके पानी नहीं पीना चाहिए। ट्रू है ऐसा? नहीं, साइंटिफिकली ऐसा कुछ नहीं है कि खड़े होके पानी नहीं, वो जो आपने सुना होगा कि घुटनों में पानी चला जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बट द थिंग इज कि अगेन आप देखो, मेजरली प्रॉब्लम कहाँ से आती है? गट से। गट आपका बेसिक है, ठीक है। यहाँ से प्रॉब्लम आती है। यहाँ से प्रॉब्लम क्यों आती है? सुबह सुबह लोग फ्रेश नहीं होते हैं, तो इसलिए मल्लासन में आपको पानी पीना चाहिए। उससे आपका डाइजेशन स्ट्रांग होता है, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है, एंड आपका बाउल मूवमेंट क्लियर हो जाता है। वो कहते हैं ना, जैसे सुबह जब आप फ्रेश हो जाते हो तब आपको लगता है अब आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। और अगर सुबह फ्रेश नहीं होते हो और आपकी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो आप कितने बर्डन एंड स्ट्रेस फील करते हो ना, कि यार अभी तो फ्रेश भी नहीं हुए एंड अभी मीटिंग के लिए भागना पड़ेगा जल्दी जल्दी में। फिर ना उस चक्कर में आप ब्रेकफास्ट खा रहे हो। जब आप ब्रेकफास्ट नहीं खा रहे हो तो आपको एनर्जी नहीं मिली है, आपको अपने कार्ब्स नहीं मिले हैं, देन यू विल नॉट परफॉर्म गुड इन योर मीटिंग। सो इट्स ऑल इंटर रिलेटेड। सो मल्लासना में पानी पीना स्टार्ट कीजिए, दैट्स द फर्स्ट स्टेप। एंड
दैट इज रिलेटेड टू योर सेक्रल चक्रा ऑल्सो. हम्म, सो जितने भी हिप ओपनिंग आसनास हैं बेसिकली वो आप कर सकते हैं विमेन्स के लिए आई बेसिकली. थिंक पीरियड पेन्स जो होता है कि Same. बहुत ज्यादा हाँ, कुछ वो वुमेन्स भी को होता है. लाइफस्टाइल चेंज है. ओके, सो आई वाज मतलब मैं ना बहुत ज़्यादा वर्किंग वुमेन्स के लिए थोड़ा क्यों कंसर्न हो रहा था. नॉर्मली मैं वुमेन्स के लिए भी कंसर्न होऊंगा कि एक्सरसाइज उन्हें करना क्यों ज़रूरी है. आजकल जो लाइफस्टाइल है ना बेसिकली जहाँ पे हम जा रहे हैं जिस जनरेशन में हम हैं वहाँ पे विमेन सब कुछ कर रही है आजकल एंड शी इज़ बाउंड टू. ठीक है, वो घर भी संभाल रही है, वो ऑफिस भी संभाल रही है, वो बच्चे भी संभाल रही है. दो टाइम्स आर चेंजिंग, मेन आर ऑल्सो हेल्पिंग विमेन नाउ, लेकिन फिर भी जो एक मेंटल स्ट्रेस है ना वो विमेन को ज़्यादा है. और अब जैसे बढ़ भी रहा है. बढ़ रहा है बिकॉज जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं कि आजकल मेन भी इक्वली हेल्प कर रहे हैं पेरेंटिंग में भी. जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने बोला अपने हस्बैंड को कि आप मैं कहीं बाहर जा रही हूँ आप बच्चे को देख लेना, तो मैन क्या करेगा, वो उसको खाना खिला देगा, संभाल लेगा. लेकिन यहीं पे एक विमेन उसके माइंड में सब चीज़ चल रहा है, उसके माइंड में लॉन्ड्री भी चल रहा है, उसके माइंड में घर की सफाई भी चल रही है, चीज़ें जगह पे भी होनी चाहिए. ट्रू ट्रू. तो उसका जो मेंटल स्ट्रेस है ना वो एक अलग ही लेवल पे है विमेन का. सो देयर इज ऑलवेज बी अ डिफरेंस. हालांकि चेंजेस आ रहे हैं सोसाइटी में बट अभी बहुत ज्यादा गैप है, बहुत ज्यादा गैप है. रिस्पांसिबिलिटीज हाँ, मदरहुड में बहुत ज्यादा है एंड ना चाहते हुए भी वो वर्किंग भी है आज के टाइम में. सो दैट इज वाई विमेन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ ऑल्सो, बिकॉज वर्कलोड जो है वो विमेन का बहुत ज़्यादा है. आई थिंक ये थोड़ा और पहले से शुरू करना चाहिए वुमेन्स को एक्सरसाइज करना, बिकॉज बिफोर दे एंटर टू मदरहुड. नॉट इवन दे एंटर टू मदरहुड, लाइक जब वो सोच भी रही है ना कि उनको अब आगे मदर बनना है तो एक्चुअली फर्टिलिटी योगास भी होती हैं. अच्छा. हाँ जी, तो ऐसी मदर्स, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आईवीएफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. वो इसलिए बढ़ गया है क्योंकि नॉर्मल कंसीव नहीं हो पाता. क्यों ऐसा? बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, लाइफस्टाइल. अगेन इससे फर्क पड़ता है बहुत ज़्यादा. थोड़ा इस पे डिटेल पे थोड़ा जैसे बात कर फॉर सकते हैं? यस, जैसे मेरे ही केस में लाइक मैंने आईवीएफ के थ्रू कंसीव किया है. जैसे उस टाइम पे आई वाज वर्किंग, तो मैं सुबह 8 बजे घर से निकलती थी और मैं रात को 11 बजे आती थी. ठीक है. नाउ अब इतने लंबे वर्किंग आवर्स, ट्रैवलिंग आवर्स, आप ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुके हो. सो देयर इज नथिंग लेफ्ट इन यू. मतलब हाउ वुड यू थिंक ऑफ कंसीविंग नेचुरली, बिकॉज इतने लंबे वर्किंग आवर्स हैं आपके, स्ट्रेस इतना ज़्यादा है, इतनी देर तक ट्रैफिक में रहने के बाद. सो जो भी लाइफस्टाइल बन गया है आजकल, एंड देन मॉर्निंग में अगेन यू हैव टू रिपीट ऑल द सेम थिंग. और 5 डेज चलता है. 5 डेज वो चलता है. सो वो स्ट्रेस और लाइफस्टाइल इतना ज़्यादा चेंज हो चुका है कि इसीलिए आईवीएफ केसेस जो हैं वो आजकल बढ़ गए हैं. तो इसलिए अब फर्टिलिटी योगा इज़ अ न्यू थिंग एंड वो इम्पैक्टफुल भी है. ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक नाम के लिए आ गया है. सो बेसिकली व्हाट फर्टिलिटी योगा डज टू योर बॉडी, इट प्रिपेयर्स योर बॉडी फॉर प्रेगनेंसी. ओके. सो एंड फर्टिलिटी योगा इज नॉट ओनली फॉर विमेन, इट्स फॉर बोथ men and women. Sperm counts are important. So you should prepare your body. जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल एक मैन है या विमेन है जो स्मोक करते हैं, अब उनको, या जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, अब जब आप ये नहीं सोच सकते कि अब आप स्मोक भी कर रहे हैं और साथ साथ आप बेबी भी प्लान कर रहे हैं, बिकॉज इट इम्पैक्ट्स योर स्पर्म काउंट. अगर मेल स्मोक कर रहा है तो इट्स इम्पैक्ट देयर स्पर्म काउंट, और अगर विमेन स्मोक कर रही है तो वो उनके एग्स काउंट को इम्पैक्ट करते हैं. तो जैसे हम बोलते हैं ना, आपने सुना होगा, अरे हम बेबी प्लान कर रहे हैं तो वी हैव स्टॉप्ड कंज्यूमिंग अल्कोहल नाउ, या हमने स्मोक करना बंद कर दिया है. 1 साल लग जाता है बॉडी को प्रिपेयर करने में, बिकॉज आप 30-32 साल से एक लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हो. अब आपको पेरेंट बनना है तो एक दिन में तो बॉडी आपकी रेडी होनी जाएगी. आप स्मोकिंग छोड़ोगे, अल्कोहल छोड़ोगे, या बाहर का खाना कम करोगे, जो भी अपना थोड़ा बहुत लाइफस्टाइल. अब सब कुछ आप एक दिन में चेंज भी नहीं कर सकते. अब मैं आज आपको बोलूँ कि आप अपना लाइफस्टाइल चेंज कर दो, तो ऐसा तो है नहीं कि आप एकदम से जाते ही आज आप 9 बजे सो जाओगे. नहीं, ये हुआ मैं क्यों ही करूँ. एग्जैक्टली. इतना पेन क्यों लूँ मैं. मोटिवेशन भी नहीं है वो, एंड लोग मोटिवेशन सीख करते हैं. सो एक दिन में कुछ भी नहीं चेंज होता. तो जो लोग एक्चुअली कंसर्न्ड होते हैं एंड जो लोग फर्टिलिटी योगा लेते हैं, तो कई बार 1 साल लग जाता है बॉडी को प्रिपेयर करने. फर्टिलिटी योगा एक कोर्स प्रोग्राम होता है. हाँ, सो बेसिकली यू डू प्रैक्टिस अंडर अ गाइडेड टीचर. आप एक टीचर के गाइडेंस में प्रैक्टिस करते हो. अभी भी बहुत सारे,
यस क्योंकि लोग मैंने सुना है जितना कि जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं और अगर सामने वाले का लाइक मेल्स का फर्टिलिटी स्पर्म काउंट अगर कम है या फिर वुमेन थोड़ा कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आई थिंक उन्हें कुछ दवाइयाँ देते यस हैं। तो वो बेसिकली हॉर्मोन्स देते हैं। अच्छा, ठीक। ठीक है, तो अगर आप आईवीएफ में जाते हो तो आईवीएफ में भी क्या होता है कि आपकी बॉडी को रेडी किया जाता है। अब उस टाइम पे आई वाज नॉट हैविंग दिस अवेयरनेस, तो मैंने खुद आईवीएफ करवाया हुआ है क्योंकि मैं उस टाइम पे योगा में नहीं थी और मुझे इस चीज़ की कोई अवेयरनेस इट्स नहीं टफ थी। आईवीएफ। वेरी टफ। तो आईवीएफ में भी क्या होता है, आपकी बॉडी को रेडी किया जाता है थ्रू हॉर्मोन्स। अच्छा। आपकी बॉडी में हॉर्मोन्स इंजेक्ट किए जाते हैं हम्म। जिससे आपकी बॉडी रेडी होती है कंसीव करने के लिए, बोथ मेल एंड फीमेल। ठीक है, हम्म। डिपेंडिंग अपॉन वेयर द लैग इज। Okay. Fertility yoga does the same with the natural process. But it has a time period. क्या मतलब कुछ एक की बॉडी 3 मंथ्स में रेडी हो जाती है, कुछ की 6 मंथ्स में, कुछ को सालों भी लग जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपकी बॉडी कहाँ है। वो तो सेम है ना, अगर आप हॉर्मोन्स भी इंजेक्ट करवा रहे हो आर्टिफिशियली तो वो हर किसी का टाइम फ्रेम सेम नहीं रहता। कुछ लोगों की बॉडी जल्दी रेडी हो जाएगी, कुछ लोगों It की has लेट side होगी। effects. बहुत ज़्यादा। आप अगर आर्टिफिशियली हॉर्मोन्स इंजेक्ट करा रहे हो बट योगा के थ्रू वो हॉर्मोन्स आपकी बॉडी बन के रहे अंदर हैं। जनरेट हो रहे हैं True. नेचुरली। Hmm. सो दिस इज द साइंस। Hmm. एंड आईवीएफ में ये भी होता है कि जब आप डिलीवर कर देते हो बेबी, उसके बाद थिंग्स आर कमिंग आउट फ्रॉम योर बॉडी ऑल्सो Okay. एंड इट फील्स कि अंदर जैसे एक वॉल्केनो जैसे इरप्शन हो रहा है, समथिंग इज हैपनिंग इनसाइड योर बॉडी। आई थिंक मुझे लगता है कि इतने हार्मोन इंजेक्ट कर दिए होते हैं बॉडी को प्रिपेयर करने के लिए, दैट हार्मोन लेवल गोज डाउन आफ्टर द डिलीवरी। या एंड ऑल्सो It feels जैसे like- नॉर्मल जब गर्ल को पीरियड्स आते हैं तब हम्म। हार्मोन्स चेंज होते हैं, हॉर्मोन्स हम्म। चेंज होते हैं आपके। तो जैसे बहुत मीम्स भी बनते हैं इस पे True, कि true, ये तो true. शी इज ऑन हर पीरियड्स एंड हम्म। मतलब शी नीड्स दिस, शी इज वेरी क्रैंकी, शी इज दिस हम्म। एंड दैट। एंड इमेजिन जब आर्टिफिशियली इतने सारे हॉर्मोन्स आपकी बॉडी में इंजेक्ट हो रहे हैं, व्हाट इज योर स्टेट ऑफ माइंड? True, सो true, आईवीएफ true. इज वेरी ट्रेनिंग इमोशनली। तो आई थिंक नेचुरली कंसीव करने के लिए क्या आइडियाज हैं? नेचुरली कंसीव करने के लिए कि यू हायर अ गुड फर्टिलिटी योगा टीचर ओके। एंड आप कीजिए उसको। लेकिन अगेन इंडियन मेंटालिटी, बहुत सारे मेल्स नहीं जाते नहीं हैं जाते। जो आजकल थोड़े से हैं मतलब उस स्टेज पे कि हु डोंट थिंक कि इट्स अ बिग डील या फिर ऐसा। जैसे बहुत सारे लोगों को अभी भी है ना कि मेरे अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं क्यों जाऊँ। ट्रू। ठीक है, सो वो वाले केसेस भी हैं, दैट मच। नॉट ओपन माइंडेड या सो। लेकिन बहुत सारे अब कर भी रहे हैं। सो बहुत सारे केसेस में मेल एंड फीमेल बोथ डू। उसमें क्या होता है, आपकी बॉडी को तो वो रेडी करते ही हैं, तो नेचुरल तरीके से हॉर्मोन्स आपकी बॉडी रिलीज करती है। फिर देयर आर लॉट ऑफ प्रैक्टिसेस, जैसे गर्भ संस्कार होता है, नॉट आफ्टर कंसीविंग, बिफोर कंसीविंग। सो गर्भ संस्कार आयुर्वेदा में देयर आर लॉट ऑफ रिचुअल्स ऐसे कि आप गर्भ संस्कार करवाते हो जिसमें you basically implant the seed, not actually but जैसे आप energetically, okay, it's more spiritual basically. So जैसे गर्भ संस्कार and all वो आप करते हो तो उससे and then you do your lifestyle changes also. and again वही बात है, जिन लोगों को actually में करना है and जो लोग बहुत concerned हैं या फिर जैसे इट डिपेंड्स कि वो चीज़ आपके लिए कितना मैटर करती है। मुझे लगता है ये सारी बातें शादी के बाद जब वो एग्जैक्ट मोमेंट आता है तभी लोग बात करना शुरू करते हैं, तब तक थोड़ा देर हो गया होता है। मुझे ये लगता है कि इन चीज़ों की नॉलेज पहले ही होनी चाहिए, पहले होनी चाहिए। और जैसे स्कूल में आप चीज़ें पढ़ाते हो, देखो क्या है ना, स्कूल सिस्टम भी अगर हम बात करें, अगेन हम थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहे हैं टॉपिक से, बट जैसे अगर हम स्कूल सिस्टम पे भी बात करें तो स्कूल सिस्टम क्या है, आपको टैक्स भरना नहीं सिखाता। हाँ, फाइनेंशियल लिटरेसी कम, इसीलिए फाइनेंशियल लिटरेसी कम है। हम जो बहुत चीज़ें आप ये देखो ना, जो चीज़ें आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, लाइफ स्किल्स हैं, लाइफ स्किल तो कोई भी नहीं सिखा रहा स्कूल। आपको मैथ सिखा रहा है, इंग्लिश सिखा रहा है, हिंदी सिखा रहे हैं, सब्जेक्ट सिखा रहे हैं बेसिकली। नो लाइफ स्किल्स हैव बीन टॉट इन स्कूल। आपको कुछ नहीं सिखा रहे हैं, टैक्सेस भरना नहीं सिखा रहे हैं, इमोशनल हेल्थ के बारे में कोई बात नहीं हो रही है स्कूल्स में, मेंटल हेल्थ के बारे में कोई बात नहीं हो रही है। सो हाउ टू लीड योर लाइफ हैप्पीली, इमोशंस के बारे में नहीं बात हो रही है। सो ये सब चीज़ों के बारे में बात नहीं होती है। एंड अगेन जैसे हम बोल देते हैं कि हमारी मम्मी ने हमें नहीं बताया पहले कि बच्चा होने पे क्या होता है, पर उनको भी नहीं पता। बट आने वाली जनरेशन में हम वो चेंजेस ला सकते हैं। नाउ वी कैन टीच आवर किड्स अबाउट दीज थिंग्स ओपनली। आई थिंक किड्स को भी सिखाना और पहले खुद अवेयर होना वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। हम लोग वुमेन्स के बारे में बात कर रहे थे, वर्किंग वुमेन्स के लिए जो एक्सरसाइजेस हैं, और मेनली अगर मैं बात करूँ पीसीओडीज और पीरियोडिक
पीरियड्स पेन सॉरी। हम्म। तो उसमें आपने बताया कि जो हिप ओपनिंग एक्सरसाइजेस होते हैं, हाँ जी। थोड़ा बताएंगे उसके बारे में? हाँ जी, तो जैसे पहले तो सबसे पहले मल्लासन में पानी सबको ही पीना चाहिए मॉर्निंग में। इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। तो फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सिट इन मल्लासन। मल्लासन इज बेसिकली जैसे हम इंडियन टॉयलेट में बैठते हैं। तो पहले ये प्रॉब्लम्स भी नहीं होते थे ना, क्योंकि इंडियन ट्रू टॉयलेट्स ट्रू होते थे, अब वेस्टर्न हाँ। टॉयलेट्स आ गए हैं तो ये प्रॉब्लम हम्म, बढ़ गए हैं। तो उसी पोजीशन में आपको बैठ के सुबह ल्यूकवार्म वाटर पीना है, तो उससे आपका जो स्टमक है वो क्लियर हो जाता है, प्लस आपकी यूट्रस हेल्थ भी अच्छी रहती है उससे। तो हिप ओपनिंग आसनास की बात करें तो जैसे बद्धकोण आसन है विच इज बटरफ्लाई पोज, इट्स वेरी इजी, एवरीवन कैन डू इट, एंड विमेन हेल्थ के लिए वो बहुत अच्छा है, सो यू कैन डू इट। आई थिंक अभी पॉडकास्ट के बीच में वो आसन आपको दिखा दिया जाएगा। वुमेन शुड डू इट। या वुमेन्स के बारे में थोड़ी सी बात हुई। एक और बात करना चाहता हूँ कि अगर मेंस के बारे में बात करते हैं हम लोग, तो ये होता है कि हमें बस मसल्स ही बनाना है, कोई भी उनके मेंटल हेल्थ के बारे में थोड़ा कम बात करता है। तो क्या योगा कैन डू अ लॉट फॉर द मैन? यस डेफिनेटली, योगा इज नॉट जेंडर बायस्ड। पहली चीज तो ये भी एक मिथ है कि योगा इज ओनली फॉर हाँ, विमेन, बट true. ऐसा नहीं है। योगा इज फॉर एवरीवन, कोई भी Okay. योगा कर सकता है। और जो आपने मेंटल हेल्थ की बात की ना, वो भी इट्स कमिंग फ्रॉम वे बिफोर, क्योंकि बचपन से ही लड़के को ये बोला जाता है ना कि आप रो नहीं सकते, हाँ, यू कांट क्राई। तो मेंटल हेल्थ के बारे में, लड़कों के बारे में कोई बात नहीं करता है। नहीं करता। सो इट्स नॉट ओनली अबाउट विमेन, बट मेन आर ऑल्सो सफरिंग हम्म, अ लॉट इमोशनली, हम्म, क्योंकि उनको बचपन से यही बता दिया गया है कि आपको सप्रेस करने हैं अपने इमोशंस, आप रो नहीं सकते। दैट्स व्हाई मेन आर नॉट एक्सप्रेसिव, एंड दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजन कि डिवोर्सेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आजकल, हम्म। क्योंकि मैन एक्सप्रेसिव नहीं है, एंड विमेन को ये चाहिए कि मैन शुड बी एक्सप्रेसिव। क्योंकि वुमेन एक्सप्रेसिव है बहुत ज्यादा। हाँ, सो दैट्स वेयर द डिफरेंसेस आर। तो कुछ यानी योगा फॉर मैन टू बूस्ट द टेस्टोस्टेरोन, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि मैन के अंदर वो टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो, जिसके लिए वो जिम जा रहे उसके हैं। लिए अगर आप स्पेसिफिक योगा पोजेस की बात करेंगे तो देयर आर लाइक सेतु बंद आसन विच इज कॉल्ड एज ब्रिज पोज, Okay. एंड बोट पोज, यू कैन डू दैट। बट ओवरऑल अगर आप एक होलिस्टिक प्रैक्टिस करते हैं, हम्म, अगर आप मुझसे एक चीज पूछे जो सबको करनी ठीक चाहिए, है। सूर्य नमस्कार। ओके। इट्स अ होलिस्टिक अप्रोच। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, अगेन जैसे मैंने बोला, अगर आपके पास रोज़ के सिर्फ 10 मिनट हैं, तो आप 10 मिनट में 10 सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। आई थिंक ये सबके लिए यूनिवर्सल हो गया फिर। तो यूनिवर्सल हो यूनिवर्सल गया। उपाय जो मैं मस्ट ऑफ माय एस्ट्रोलॉजिकल वीडियोस में बताता हूँ, कुछ एक यूनिवर्सल उपाय, हाँ, ये वो यूनिवर्सल उपाय है जो आप लोगों को फॉलो कर सके। सो हमने 30 मिनट से अब 10 मिनट आ गए। देयर शुड नॉट बी एनी एक्सक्यूज फॉर एक्सरसाइज, प्लीज नोट दैट। एंड इस पॉडकास्ट से अगर एक या दो लोग भी, मैं बहुत मिनिमम लेके चल रहा हूँ, कोई अगर स्टार्ट करता है एक्सरसाइज, सो दिस पॉडकास्ट विल बी सक्सेसफुल। एंड अच्छा, मैंने ये सुना है कि बॉडी ट्रॉमास भी स्टोर करता है। डेफिनेटली। सो देयर इज अ बुक ऑल्सो, बॉडी कीप्स द स्कोर। ओके। सो आप जैसे एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, एक बहुत बेसिक एग्जाम्पल, आप रोड पे जा रहे हैं, आपके सामने एक गाड़ी आ गई ठीक है। एकदम से, हम्म, आउट ऑफ नो वेयर, हम्म, आप आराम से चल रहे हैं अपनी मस्ती में, और एकदम से एक गाड़ी आ जाती है ऐसी जगह पे जहाँ पे गाड़ी एक्सपेक्टेड नहीं है, हम्म, तो ऑब्वियसली आप अपने आप को बचाने के लिए साइड में हो जाओगे। फिर कई बार ऐसा होता है ना, आपको फील होता है अरे एकदम से क्या हुआ मेरे साथ, मुझे पता है, कोई आएगा और आपसे पूछेगा कि क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल लोग थोड़ी देर आएंगे, के लिए हम नम हो जाते हैं। नम हो जाते हो, और थोड़ी देर के बाद ना आप जब किसी को एक्सप्लेन करोगे तो आप ये लाइन जरूर बोलते हो, यार मुझे ना पता नहीं एकदम से क्या हुआ, राइट? जैसे आप ठीक है। गिर जाते हो कहीं से एकदम से आउट ऑफ नोवेयर, तो आपको ये पता है कि आपको नहीं पता कि आपके साथ क्या हुआ, लेकिन आपकी बॉडी को पता है। आपकी बॉडी ने इंस्टेंटली रिएक्ट करके आपको साइड में कर दिया क्योंकि कार आ रही थी, आपका माइंड सबसे बाद में प्रोसेस करता है। तो योर माइंड इज द लास्ट थिंग जो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, आपकी बॉडी सबसे पहले प्रोसेस करती है। आप कहीं बैठे हो किसी रूम में विद अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, जहाँ पे यू आर नॉट फीलिंग कि you're yourself, या जहाँ पे आपको फील हो रहा है कि आपको साइडलाइन किया जा रहा है, आपकी बॉडी में अजीब से सेंसेशन होने लगते हैं एकदम से, यहाँ पे हार्ट में कुछ अजीब सा होने लग जाता है, या somebody is बैक स्टैबिंग यू, आपको पता लगता है कि दैट पर्सन इज बैक स्टैबिंग मी, या जो भी बेसिकली लाइफ में कुछ भी ऐसे अनवांटेड एक्सपीरियंस है, तो आपको बॉडी में अजीब सा फील होने लग जाता है। हम कहते हैं ना हमारा हार्ट चोक हो रहा है, या हमारी नेक चोक हो रही है, गला चोक हो रहा है ना, ये सब एक्सपीरियंसेस जो होते हैं, जैसे घुटन हो रही है, गुस्से में कान लाल हो रहे हैं, ये सब जो हैं,
तो ये सब आप देखो बॉडी से रिलेटेड बनाया हुआ है। हम्म। बाद में जब आप सोचते हो तब आपको पता लगता है अच्छा ऐसा हुआ था, हम्म, उसने ऐसा बोला था, फिर मुझे ऐसा फील हुआ था। True. माइंड में तो आप बाद में प्रोसेस कर रहे हो। तो सबसे पहले आपकी बॉडी को ही पता लगता है आपके ट्रॉमास के बारे में। तो इसे कैसे निकालें? देखो 2 चीजें हैं, टॉकिंग थेरेपी। ओके, पहले तो Talking- बात करना, हाँ, पहले जो हम बात कर रहे हैं। हाँ, तो जैसे हम बात कर रहे हैं, हम्म, अब बात करने में क्या हुआ, आपने मुझे बताया कि मुझे ऐसा ऐसा फील हो रहा है, मैंने हम्म। आपकी सारी बातें सुन ली, आपको फील हुआ कि किसी ने मेरी बात सुन ली, ठीक है, तो यू फील गुड हम्म, एट दैट मोमेंट। ठीक है। लेकिन बाद में यू विल फील द सेम हम्म, बिकॉज आपने उसके लिए कोई एक्शन नहीं लिया। नहीं लिया। ठीक है, आपने सिर्फ बात की। आपके माइंड में थॉट्स हैं, हमारा माइंड थॉट्स जनरेट करता है, ठीक है, और बहुत सारे थॉट्स जनरेट करता है। एक दिन में 75,000 80,000 के अराउंड थॉट्स जनरेट होते हैं हमारे माइंड में। ठीक है, अब इतने सारे माइंड में जब थॉट्स हैं, उसमें मोस्टली हमारे नेगेटिव थॉट्स होते हैं, हम्म, ठीक है, या पॉजिटिव भी हैं, दोनों मिक्स थॉट्स हैं। अब जो पॉजिटिव थॉट्स हैं और जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो आपके माइंड में ही हैं। ठीक है। आपने किसी के बारे में सोचा लेकिन वो हम्म, माइंड में ही रहे, तो वो कॉन्टिन्यूसली आपने देखा है ओवर थिंकिंग के लूप में चले जाते हो आप, हम्म, क्योंकि आपने उसके लिए कोई एक्शन ठीक है, नहीं लिया, वो कोई आपके action माइंड नहीं में ही लिया। है। द मोमेंट यू स्टार्ट राइटिंग योर थॉट्स, ओके, वो आपके दिमाग से निकल जाता है। पहला हो गया कि बात करना, फिर इसके बाद हमें बात इसे लिखना। करना तो हो गया इंस्टेंट रिलीफ। ठीक है। जैसे आपको सडनली खराब लगता है, तो आप मैंने किसी को फोन जाके उठाते बोल हो, दिया कि मम्मी भाई को ऐसा फोन ऐसा लग रहा लगाते है। हो, मम्मी को फोन लगा के हम्म। अच्छा लगने लग जाता है उस टाइम पे। लेकिन बाद में फिर से सपोज उसी- सेम पैटर्न हुआ तो फिर से Sure. आपको खराब लगने लग जाता है। तो हम्म, बात करना इज फर्स्ट स्टेप इंस्टेंट रिलीफ के लिए। सेकेंडली यू कैन राइट योर थॉट्स। ओके। तो जब आप राइट करते हो ना, तो आपने उसके लिए एक एक्शन ले लिया। तो जैसे आप एक पेपर लो, उस पर नेगेटिव थॉट्स लिखो, उसको फाड़ के फेंक दो, यू विल स्टार्ट फीलिंग बेटर, क्योंकि आपने अब उसके लिए एक्शन ले लिया। और आपने ये भी सुना होगा, जो लोग अपने गोल्स लिखते हैं 30% चांसेस होते हैं कि वो लोग ज़्यादा सक्सीड करते हैं, ट्रू, वी आर मेकिंग इट टू अ रियलिटी। हम उसे क्योंकि माइंड हम से उसके निकाल लिए के। एक्शन ले रहे हैं, हमने उसको पेपर पे लिख लिया। True. तो सेकंड हो गया आपका पेपर पे लिखना। थर्ड हो गया ब्रीदिंग, प्राणायाम्स। व्हेन यू एग्जाम्पल, आपको बुरा लगा, गुस्सा आया, आपने सुना होगा, आपको बोला जाता है कि गुस्सा Breathing आया 10 without. सेकंड के लिए काउंट करो, 10 तक काउंट करो, गुस्सा शांत हो जाएगा। True. पर ऐसा क्यों होता है? जब भी आपका एक ब्रीदिंग का पैटर्न है, जब भी कोई ऐसा डिफरेंट इमोशन आता है, आपकी ब्रीदिंग का पैटर्न चेंज हो जाता है। सपोज आपकी ब्रीदिंग का पैटर्न है ऐसे पीसफुल, आपको गुस्सा आया, ऐसा हो गया पैल्पिटेशंस, गुस्सा आने लग गया बहुत जोर से। True. आपने 10 तक काउंट किया तो क्या हुआ, आपकी फिर से ब्रीदिंग का normal हो पैटर्न गया। फिर से चेंज हो गया, इसलिए आप कूल डाउन हो गए। तो देयर इज अ पावर ऑफ ब्रेथ विच वी कॉल, ओके। सो पावर ऑफ ब्रेथ, आपकी जो लाइफ है वो आपके अपने हाथ में है। थ्रू योर पावर यू कैन चेंज योर लाइफ। जब आपको ब्रेथ को मैनेज करना आ जाता है तो आपकी लाइफ भी चेंज हो जाती है। अब कोई भी अनवांटेड सिचुएशन है आपके पास, अगर आप डीप ब्रीथ करते हो तो आपको अच्छा लगने लग जाता है। सो थर्ड हो गया मैनेजिंग योर ब्रेथ। So there are these kind of a things. One exercise I Fourth saw exercise. in your reel, Hmm. you were shaking your hands or moving your Yeah. body. So that is movement basically. Okay. तो किसी भी तरह के आप movements अगर करते हो Mhm. तो आपको अच्छा लगता है। Okay. So and fifth is you can walk in the nature. तो Connect nature to the heals. nature. Nature heals. जब भी आप कनेक्ट करते हो मदर अर्थ के साथ, ग्राउंडिंग करते हो, उसको हम ग्राउंडिंग बोलते हैं योगा की लैंग्वेज में। तो जब भी आप ग्राउंडिंग करते हो, नेचर में वॉक कर रहे हो, अगर नंगे पैर कर रहे हो तो उससे बेटर तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि आपके पैर के नीचे फुट चक्र होता है। व्हेन योर फुट चक्र कनेक्ट्स विद मदर अर्थ, वो मदर अर्थ की एनर्जी आपके अंदर ट्रांसफर होती है। देन यू स्टार्ट फीलिंग कामनेस इन योर लाइफ। तो ये सब चीज़ें अगर आप करते हो तो यू विल बी सॉर्टेड, ट्रॉमास निकल जाएंगे बॉडी से। आपने अभी ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में बात की, तो अनुलोम विलोम और कपालभाति दो ऐसे प्राणायाम है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैंने सुना पहले है। तो मैं करेक्ट करना चाहूँगी, कपालभाति एक प्राणायाम नहीं है, ओके। इट्स अ क्लिनजिंग प्रैक्टिस, लेकिन उसको बहुत सारे लोग प्राणायाम बोलते हैं। क्लींजिंग प्रैक्टिस क्या होती है? सो षटकर्म, पंचकर्म, Okay. ऐसे कर्माज होते हैं योगा के अंदर। तो षटकर्म में कपालभाति आता है। सो कपाल मतलब फोरहेड, भाति मतलब लाइट। सो एल्यूमिनेटिंग योर फोरहेड, बेसिकली एल्यूमिनेटिंग योर थर्ड आई पावर, so Okay. that sixth sense basically. So illuminating that power, your intuition basically. So that is Kapalbhati is for. And अनुलोम विलोम? Anulom Vilom is a breathing practice.
Okay. जिसे हम प्राणायाम They बोलते hold हैं. so much importance. यस. सो अनुलोम विलोम एक तो सबसे सेफ प्राणायाम है. Okay. इसको कोई भी कर सकता है. बच्चों के लिए भी. बच्चों के लिए भी, Hmm. बूढ़ों के लिए भी, प्रेग्नेंट विमेंस भी कर सकती हैं इसको. पीरियड्स में भी आप कर सकते हो. कपाल भाती आप पीरियड्स में नहीं कर सकते. Okay. तो बहुत सारे प्राणायाम्स हैं जिनके कॉन्ट्राडिक्शंस हैं कि आप ऐसे नहीं कर सकते, वैसे नहीं कर सकते. जैसे बहुत सारे प्राणायाम्स हैं जो हाई बीपी वाले लोग नहीं कर सकते, कुछ हैं जो लो बीपी वाले लोग नहीं कर सकते. लेकिन अनुलोम विलोम इज द सेफेस्ट प्राणायाम. उसको कोई भी कर सकता है, किसी भी कंडीशन में कर सकता है, उसकी कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है. फायदे बहुत हैं. उसके फ़ायदे इसलिए हैं बिकॉज अब अगेन मैं थोड़ा सा डीपली चली जाऊंगी. सो हमारी बॉडी में नाड़ीज होती हैं, 3 नाड़ीज होती हैं. तो बट जो हमारी 2 नाड़ीज होती हैं जो ऐसे क्रिस क्रॉस पोजीशन में जाती हैं, एक होती है आपकी फेमिनिन साइड, एक होती है आपकी मैस्कुलिन साइड. तो जब आप अनुलोम विलोम करते हो, जिसको हम ऑल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग भी कहते हैं, तो वो आपकी दोनों नाड़ीज को बैलेंस रखती है, आपकी अच्छा. फेमिनिन एनर्जी को भी, आपकी मैस्कुलिन एनर्जी को भी. तो हर इंसान के अंदर दोनों एनर्जीज होती हैं. जैसे यू आर अ मेल बट आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी भी है. आई एम अ फीमेल, मेरे अंदर मैस्कुलिन एनर्जी भी है. ठीक है. एंड ये ज़रूरी नहीं है कि मैं फीमेल हूँ तो मेरे अंदर फेमिनिन एनर्जी ही ज़्यादा होगी, मेरी मैस्कुलिन भी ज़्यादा हो सकती है. हो सकती है. तो उसको बैलेंस करने के लिए अनुलोम विलोम इज़ द बेस्ट थिंग. जब आप अनुलोम विलोम करते हो तो आपकी दोनों एनर्जीज बैलेंस रहती हैं. ये उसके साथ क्या बोलते हैं हम लोग, क्या हमने डिस्कस किया था एक सूर्य नमस्कार के साथ. आई थिंक दिस टू आर वेरी इंपॉर्टेंट प्राणायाम बोल सकता हूँ मैं, जो आपने करेक्ट भी किया. ये कपाल भाती. कपाल भारती. बट कपाल भारती इज गुड फॉर डेली प्रैक्टिस. वो भी आप कर सकते हो. आपको उसके कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस हैं. अगर आपको हाई बीपी है तो आप नहीं कर सकते हो. अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आप नहीं कर सकते हो. आप पीरियड्स पे हो तो आप नहीं कर सकते हो. सो वो आपको अंडर गाइडेंस करना चाहिए. बट अदरवाइज दे बोथ आर गुड. आई थिंक हमने बहुत सारी बात कर लिया. मेरे को लग रहा है कि बर्थ से लेके एंड तक सारी बातें कर ली. और सबको अगर निचोड़ के अगर हम लोग देखें तो सिर्फ एक ही पॉइंट निकलता है कि वो एक्सरसाइज करना, बिल्कुल योगा करना, मतलब किसी भी तरीके का एक बॉडी में मूवमेंट होना चाहिए. मूवमेंट. और वो लेट ना हो. आप शुरू से ही शुरू करो, स्टार्ट करो. एंड बिल्कुल. दैट हैबिट अपने बच्चों में भी डालो. बच्चे वही चीजें करना पसंद करते हैं जो आप भी कर रहे हो. बिल्कुल. उनके ऊपर थोपना कम करो. रूल्स बहुत ज़्यादा मत बनाओ. ट्राई टू लीव द सेम थिंग विथ योर चिल्ड्रेन. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मुझे याद आ गई कि आप लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी हैं. तो कुछ बताएंगे उसके बारे में. अब इसमें मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ. ठीक है. सबसे पहले मेरे बेटे ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था. अच्छा, किस चीज़ उस हुला हूप का. ओके. सो उसने हुला हूप स्पिन किया था, सिंगल हुला हूप फॉर 5 मिनट्स 818 काउंट्स. 818. जो प्रीवियस रिकॉर्ड था वो 750 काउंट्स का था और उसने वो ब्रेक किया था. उससे इंस्पायर होके आई गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम माय सन. ओके. एंड देन आई थॉट ऑफ कि यार ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है. मतलब ही वॉज 5 years old उस टाइम पे जब उसने वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था. एंड मैं सोच रही हूँ यार 5 साल में मतलब मैं क्या कर रही थी अपनी लाइफ में जब मैं 5 साल की थी. और मुझे याद भी नहीं था. बट इट्स ओके, मतलब वो टाइम डिफरेंट था. बट देन आई थॉट कि यार ये वर्ल्ड रिकॉर्ड आई थिंक मुझे भी बनाना चाहिए योगा में. आई कैन ऑल्सो क्रिएट सम वर्ल्ड रिकॉर्ड. तो आई गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम हिम. तो पहली चीज़ तो इससे ना मेरे को ये सीखने को मिला कि सिर्फ आप बच्चे को इंस्पायर नहीं करते हो, बच्चे भी इंस्पायर करते हैं. बच्चे आपको इंस्पायर करते हैं. और आपके पास अगर आप अपनी ईगो को साइड में रख के देखोगे ना तो आप बच्चों से बहुत कुछ सीखते हो. आप बच्चों को कम सिखाते हो, आप डेली बेसिस पे बच्चों से बहुत सीखते हो. एंड नाउ आई कम टू दिस पॉइंट कि जब मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि बच्चे आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत आते हैं इस दुनिया में. तो अगर आप क्योंकि हमारे अंदर क्या है ना, ईगो आ जाता है एक तो कि ये हमें कैसे सिखा सकता है, ये तो छोटा बच्चा है. तो ऐसा नहीं है, आप बच्चों से बहुत कुछ सीखते हो. तो मैंने अपना जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो अपने बेटे से इंस्पायर होके बनाया था. अच्छा. तो फिर मुझे लगा कि यार ये वर्ल्ड रिकॉर्ड इज़ अ गुड थिंग, मतलब हैविंग अ वर्ल्ड रिकॉर्ड इज़ अ गुड थिंग. तो आई कैन ऑल्सो मैं थोड़ा देख सकती हूँ कि मैं कैसे कर सकती हूँ. फिर मैंने हाँ जी आपको उस चीज़ के लिए तैयार होने के लिए
फिर मैंने थोड़ा सा R&D करना स्टार्ट हाँ, किया कि किस मैं में कर किस सकते चीज़ हैं? में बना सकती हूँ बेसिकली। तो जैसे ओके। मैं स्प्लिट्स में बहुत, मेरा स्प्लिट्स बहुत अच्छा है, फुल ओके। स्प्लिट्स जो है, मिडल स्प्लिट्स। हुँ, तो फिर मैंने घर पे उसकी पहले प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। हुँ, पहले मैंने सर्च करना स्टार्ट किया कि मैं कहाँ बना सकती हूँ। हुँ, फिर मैंने हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड है तो मैंने वहाँ पे कनेक्ट किया उनसे। हुँ, तो उनसे मैंने डिटेल्स लिए कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है या नहीं है। तो दे हुँ, सेड कि हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड नहीं है इसका, दिस ओके। विल बी अ न्यू रिकॉर्ड अगर आप बनाते हो तो। हुँ, फिर मैंने सोचा कि मेरे को कितनी देर का बनाना है ये रिकॉर्ड। एंड ओके। क्योंकि ऐसा भी था कि इफ़ आई वांट टू क्रिएट अ रिकॉर्ड, आई वांट टू क्रिएट समथिंग कि जो इजीली ब्रेक ना हो थोड़े पाए। टाइम तक रहे वो, हाँ ऐसा जी। मत हो कि कोई इज़िली ब्रेक कर दे रहा है। तो फिर मैंने घर पे प्रैक्टिस किया पहले। फिर मैंने स्प्लिट्स पोज जो है वो 11 मिनट्स 11 सेकंड के लिए होल्ड किया था। 11 मिनट्स यस। बहुत ज़्यादा है। तो फिर ऐसे मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। फिर हमारा बनाने के बाद फिर मेरी डॉटर ने बनाया था किस पे? हुला हुप में। ओके। उसने डबल हुप किया था 3 मिनट्स 504 काउंट्स। बहुत ही प्राउड एंड इंटरेस्टिंग टॉक था ये, और स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट था बिकॉज अगर आपको याद हो तो मैंने पहले मेंशन किया था कि मुझे जब मेरी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, जब हुँ, किसी ने मुझे ये बोला था कि तुम खुद तो कुछ कर नहीं सकती हो, बच्चों को कैसे संभालोगी। हुँ, एंड देन जिस दिन हम तीनों ने, ऑल्दो ये मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, इससे आपकी कोई वर्थ नहीं डिफाइन होती है, ट्रू। बट स्टिल हैविंग अ फैमिली ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर्स, मतलब मदर एंड किड्स, हुँ, all three are world record holders, this is a big thing. And जब जिस दिन मेरी बेटी का वर्ल्ड रिकॉर्ड आया था, उस दिन लाइक आई वॉज वेरी प्राउड कि नाउ वी थ्री आर वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर्स। इस पे मैंने एक रील भी बना के डाली थी। ट्रू। सो आई थिंक वो रील बहुत लोगों ने देखी है। ट्रू, आई थिंक इस पॉडकास्ट से बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरीज निकल के आई हैं, एंड द ओनली गिव अवे इज दैट समटाइम्स यू ओनली नीड अ होप। आप किसी भी पॉइंट पे हो, लाइफ के किसी भी पॉइंट पे, लाइफ विल थ्रो यू टू एनीथिंग। ऐसी ही बात हो गई कि अगर हॉस्पिटल में अगर आपकी सांस चल रही है तो बोलते हैं कि ये ऊपर नीचे हो रहा है, अगर वो रुक गई तो फिर ये हुआ। तो सो फ्लैट लाइन। don't get disappointed, don't get disheartened. Life is all about surprises, and yes, please start doing exercise. So thank you very much मैम, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें इंस्पायर करने के लिए और बहुत 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 सारी बातें शुक्रिया। शेयर करने के लिए। इट वाज प्लेजर होस्टिंग यू। प्लेजर इज ऑल माइन, थैंक यू सो कुछ मच। लास्ट में बोलना चाहोगे आप ऑडियंस से? मैं बस यही बोलना चाहती हूँ, लाइफ में कुछ भी हो जाए, उठो और मूव करो। थैंक यू। थैंक यू सो मच। ओके मैम, कैसा लगा आपको बात करके हमसे एंड इन दिस प्लेटफॉर्म अतुल हिट्स? सबसे पहले तो वैसे मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं पहले, बट ये एक पहला पॉडकास्ट है जिसमें मैंने सब चीज़ों के बारे में बात किया है। ओके। ठीक है, जितनी भी चीज़ें मेरी लाइफ से जुड़ी हुई हैं मैंने सब चीज़ों के बारे में बात किया और बहुत खुल के बात किया है। और ये एक बहुत ही रॉ कॉन्वर्सेशन था। तो जितना भी मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस था वो मैंने आज सब कुछ शेयर किया है। एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि ऑडियंस को पसंद आएगा, और जो भी देखने वाले हैं, जैसा कि आपने बोला कि अगर एक या दो लोग भी इससे इंस्पायर होते हैं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और जब भी मैं अपनी लाइफ की कोई जर्नी शेयर करती हूँ वो मैं इसीलिए करती हूँ कि अगर उससे एक इंसान भी अगर इंस्पायर हो रहा है तो मेरा काम हो गया। एंड हमेशा हर पॉडकास्ट या जो भी इंटरव्यू मैं देती हूँ उसमें मुझे बस एक ही चीज़ बोलनी होती है, जिस जिसके लिए ये बना है ये उस तक पहुँच जाए। हम भी यही होप करते हैं कि जिसके जिसके लिए बना है वहाँ तक पहुँच जाए। थैंक यू अगेन। थैंक यू सो Thank you. मच।